नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मजे में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल वॉइस अप में, जहां मैं आप लोगों के लिए नए नए ऑडियो बुक्स लेकर आता रहता हूं। तो दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को पाने के लिए करें मेरे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ गोली और जहर नॉवल का पार्ट 9। इसके बाकी के 8 पार्ट आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं गोली और जहर नॉवल का पार्ट 9। वो औरत बहुत चालाक थी। प्रभुदयाल आगे बढ़ा। लगता है वो घर से पक्का करके आई थी कि उसने यहाँ आकर युद्धवीर का कत्ल करना था। वो युद्धवीर के फ्लैट में अक्सर आती थी, इसलिए यहाँ की हर चीज से, हर रखरखाव से वो वाकिफ थी। जरूर उसने पहले से ही निश्चय किया हुआ था कि उसने युद्धवीर की ही यहाँ उपलब्ध पिस्तौल से उसकी हत्या करनी थी और उसको आत्महत्या का रूप देना था। अब ड्राइंग रूम में युद्धवीर के साथ बैठी वो दीवार पर टंगी 2 पिस्तौलों में से एक को अपने काबू में नहीं कर सकती थी। युद्धवीर को ड्राइंग रूम से हटाने के लिए ही उसने भूख लगी होने का नाटक किया और कुछ खाने की इच्छा जाहिर की। जब कॉफी और ऑमलेट पर बात सेटल हुई तो वो दोनों किचन में पहुंच गए, जहां की औरत ने ये काम अपने हाथ में ले लिया और युद्धवीर को पुछ पुछ करके इस आइडिया के साथ बेडरूम में भेज दिया कि पेट की भूख शांत हो जाने के बाद दूसरी जिनसी भूख शांत करने के लिए वही मुनासिब जगह थी। रिपोर्टर साहब, किसी विलासी पुरुष को सब्ज बाग दिखाकर ऐसा उल्लू कोई औरत ही बना सकती थी। वो पट्टा उस औरत को किचन में काम करता छोड़कर बेडरूम में जा बैठा, जहाँ की उसकी पट्टी आधी रात को उसे पहले कॉफी और ऑमलेट सर्व करने वाली थी और फिर खुद सर्व होने वाली थी। औरत ट्रे में सब सामान सजाए वहां पहुंची। उसने ट्रे को बेडरूम में टेबल पर रखा और फिर नमक भूलाई या चटनी भूलाई या कुछ और चीज भूलाई का बहाना करके वहां से बाहर निकली। उसने ड्राइंग रूम की दीवार पर टंगी 2 पिस्तौलों में से एक पिस्तौल काबू में की और फिर पिस्तौल वाला हाथ पीठ पीछे छुपाए बेडरूम में पहुंची। कुर्सी पर बैठे युद्धवीर के पीछे पहुंचकर उसके गले में अपने खाली हाथ वाली बाह पिरो दी। पुछ पुछ करके अपनी मोहब्बत का इजहार किया और जब शराब के नशे से पहले से गाफिर युद्धवीर पर शराब और सबाब का दोहरा नशा हावी हो गया तो फिर उसने बड़े इत्मीनान से उसकी कनपट्टी के साथ पिस्तौल लगाकर उसका घोड़ा खींच दिया। ये काम जरूर उसने दस्ताने पहनकर किया होगा, क्योंकि कत्ले के बाद उसकी तवज्जो पूरी की पूरी उंगलियों के निशान मिटाने पर रही थी। कोई नए निशान बन जाने के बाबत वो फिक्रमंद नहीं थी। हो सकता है। फिर उसने पिस्तौल की मूठ पर युद्धवीर के दाएं हाथ की उंगलियों के निशान बनाए, जो कि कोई मुश्किल काम नहीं था। पिस्तौल को कुर्सी के करीब फर्श पर मुनासिब जगह पर प्लांट किया और वापस किचन में पहुंच गई, जहां की उसने अपनी वहां मौजूदगी के सबूत मिटाने का अहम काम करना था। ऑमलेट और कॉफी वगैरह का क्या हुआ? युद्धवीर ने तो कुछ खाया नहीं था। ये बात पोस्टमार्टम से स्थापित हो चुकी है। औरत कत्ल के बाद कुछ खाने की ख्वाहिशमंद रही हो, ये बात हजम होने वाली नहीं। इसलिए मुझे सूझा था कि जरूर उसने खाने के लिए बनाया सब सामान टॉयलेट में डालकर पानी की टंकी चला दी थी। टंकी के हैंडल पर उंगलियों के निशान ना मिलना भी इस बात की ओर इशारा करता है। एस्ट्रे में सिगरेट के टुकड़े थे। उसे उसने इसलिए साफ करने की कोशिश नहीं की होगी क्योंकि वो खुद सिगरेट नहीं पीती थी और इसलिए उसने एस्ट्रे को हैंडल नहीं किया था। अगर उसने भी धूम्रपान किया होता और एस्ट्रे को इस्तेमाल किया होता तो वो भी हमें ऐसी साफ सुथरी मिलती जैसे सीधी फैक्ट्री से वहां पहुंची हो। ओह, बहरहाल एस्ट्रे को भी फिंगरप्रिंट के लिए चेक किया गया है। उस पर युद्धवीर, कल्पना और वीरा की उंगलियों के निशान पाए गए हैं। आई सी। एक ही काम था जो उसकी पहुंच से बाहर था। वो फ्लैट के मुख्य द्वार की चिटखनी भीतर से बंद नहीं कर सकती थी, वरना उसने यहाँ आत्महत्या की स्टेज सेट करने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। फ्लैट में अपनी आमद के निशान को मिटाने के लिए जो 20-25 मिनट वो वहां रुकी थी, उस दौरान उसका रास्ता भी साफ हो चुका था। यानी गोली की आवाज से चौकन्ने हुए जो लोग खिड़की दरवाजों से बाहर झांकने लगे थे या फ्लैट से बाहर निकल आए थे, वो थोड़े इंतजार के बाद गोली की आवाज को अपना वहम या कोई मिलती जुलती आवाज मानकर वापस चले गए थे। फिर वो औरत यहाँ से बाहर निकली थी और हर तरफ सन्नाटा पाकर यहाँ से कूच कर गई थी। जैसे किसी को गोली की आवाज सुनाई दी थी, वैसे ही अगर किसी को ये सूझ जाता कि वो आवाज युद्धवीर के फ्लैट से आई थी और अच्छे पड़ोसी का फर्ज मानकर कोई यहाँ आकर दरवाजा खटखटा देता तो वो कातिल हसीना रंगे हाथों पकड़ी जा सकती थी। कभी ना पकड़ी जाती। वो बड़े इत्मीनान से दरवाजा खटखटाने वाले को भीतर बुलाती और उसे भी शूट कर देती। तभी एक कत्ल करके हटी होने के बाद उसे दूसरा कत्ल करने से क्या गुरेज होता? बिल्कुल, खास तौर से तब जबकि कत्ल के मामले में वो कोई नौसिखिया भी नहीं थी। मैं तुम्हारा इशारा समझ रहा हूं और इसी सिलसिले में तुम्हें ताकीद करना चाहता हूं। क्या?
फिलहाल इस केस की बाबत पुलिस की धारणा यही है कि युद्धवीर नरोत्तम ठाकुर का हत्यारा था और पकड़े जाने के डर से उसने आत्महत्या कर ली थी। समझ गए? समझ गया। सक्सेना से कब मिलोगे? यहां से निपटने के बाद। यहां अभी 2-3 घंटे और लगेंगे। ठीक है, मैं 2-3 घंटे में लौट के आता हूं। प्रभुदयाल ने सहमति में सिर हिला दिया। सुनील यूथ क्लब पहुंचा। कहां गायब हो जाते हो प्यारे हो? रमाकांत उसे देखते ही बोला। इतनी बार तुम्हारे ऑफिस फोन किया, हर बार यही जवाब मिला कि तुम ऑफिस में नहीं हो। कोई खास बात थी? सुनील उत्सुक भाव से बोला। हाँ, बहुत खास बात थी, वरना मुझे कुत्ते ने काटा था जो मैं कच्ची नींद से जाग के तुझे बार बार फोन करता। क्या बात है? मुच्छल का पता लग गया है। चंद्रिका ठाकुर का पागल खाने वाला मददगार, गांधी टोपी, वही। कौन है वो? कहाँ पाया जाता है? बड़ा आदमी है, इसलिए जल्दी पकड़ाई में आ गया। उसकी तलाश में प्रहलाद राय ठाकुर के नजदीकी दोस्तों, रिश्तेदारों वगैरह की पड़ताल कर रहे थे मेरे आदमी। ये मुच्छल ऐसे ही आदमियों में से एक निकला। भानु प्रताप सिंह नाम है, बड़ा उद्योगपति है, लेकिन उसका ज्यादा बड़प्पन इस बात में है कि वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री चंद्र प्रताप सिंह का सगा भाई है। बीच रोड पर शानदार कोठी में रहता है। ये पक्की बात है कि वो वही आदमी है जिसकी हमें तलाश है। प्यारे हो, हुलिया तो साफ मिलता है, पोशाक, कदकाठ और उम्र भी मिलती है। सफेद मर्सिडीज भी है उसके पास। ऊपर से प्रहलाद राय ठाकुर की जिंदगी में वो उसका काफी करीबी दोस्त था। और उस कुरियर सर्विस का पता लग गया है जिसके एक हरकारे ने पिछले शनिवार की सुबह को नरोत्तम ठाकुर के पास वो चिट्ठी भेजी थी, जिसे पढ़ के तुम कहते हो कि ठाकुर के होश उड़ गए थे। नाम है क्विक कुरियर सर्विस और लिटन रोड पर लाइफ इंश्योरेंस बिल्डिंग की बेसमेंट में उनका दफ्तर है। लिटन रोड पर? सुनील धीरे से बोला। जहां की शालीमार सिनेमा भी है। मोतिया वाले हो, ठाकुर का कुरियर सर्विस से क्या लेना देना? सुनील ने उत्तर ना दिया। वो कुछ क्षण सोचता रहा और फिर बोला, पता लगा कि कुरियर सर्विस की वो चिट्ठी किसने सौंपी थी? अभी नहीं लगा। फिर क्या बात बनी? कुरियर सर्विस का मैनेजर कहता है कि ऐसी कोई जानकारी वो मालिक से पूछे बिना नहीं दे सकता। उसने मुझे 4 बजे फोन करने को कहा है। मुझे उम्मीद है मालिक इस बाबत कोई अड़ंगा नहीं लगाएगा। बहरहाल उसकी जो नियत होगी 4 बजे पता चल जाएगी। रमाकांत ने अपनी कलाई घड़ी पर निगाह डाली। घंटे भर की तो बात है, तब तक क्यों ना भानु प्रताप से मिल लिया जाए, इस उम्मीद में कि चंद्रिका ठाकुर उसके यहाँ होगी। सूंघने जाने में क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं प्यारे हो, कहो तो मैं भी साथ चलूं। लो, नेकी और पूछ पूछ। ठीक है, तू 5 मिनट ठहर, मैं कपड़े बदल कर आता हूं। रमाकांत के सूट बूट डांटने तक सुनील ने ब्लास्ट के ऑफिस में फोन किया और अर्जुन की बाबत सवाल किया। जवाब में रेणु ने बताया कि अर्जुन खुद उसकी तलाश में था। फिर उसने उसके अर्जुन से बात कराई। क्या खबर है? सुनील ने पूछा। एन अर्थी मुर्दा कलस खबर है गुरुजी, सुनोगे तो फड़क उठोगे। मैं बिना सुने ही फड़क रहा हूं, सुन के ज्यादा फड़कोगे गुरुजी, आपका पटड़ा हो जाएगा आपकी जुबान में। अब कुछ कहेगा भी? गुरुजी, आपको मालूम है कि नरोत्तम ठाकुर की कोठी के बैकयार्ड में से, जहां की वो टारगेट प्रैक्टिस किया करता था और जहां ठाकुर के गले में लगी घातक गोली जाकर गिरी, बताते हैं पुलिस ने कोई 138 कैलिबर की गोलियां बटोरी थी, जिनकी घातक गोली की शिनाख्त के लिए पुलिस लेबोरेटरी में पड़ताल हो रही है। मालूम है फिर? गुरुजी, उन गोलियों में से एक गोली, एक इकलौती गोली 44 कैलिबर की है। अच्छा, और उस पर ठाकुर वाले ब्लड ग्रुप के खून के निशान है। यानी कि ठाकुर की जान लेने वाली घातक गोली वो है। मालूम तो यही होता है, लेकिन पुलिस लेबोरेटरी में क्योंकि तमाम गोलियों पर अभी भी काम हो रहा है, इससे लगता है कि जब तक उन्हें ये यकीन नहीं आ जाएगा कि ठाकुर के ब्लड ग्रुप वाले खून के धब्बों वाली कोई 38 कैलिबर की गोली भी उन 150 गोलियों में, बल्कि अब एक कम 150 गोलियों में उपलब्ध नहीं है, तब तक वो इस बाबत अपनी रिपोर्ट जारी नहीं करेंगे। यानी कि ये 44 कैलिबर की गोली वाली बात अभी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इंस्पेक्टर प्रभुदयाल के पास पहुंचते पहुंचते पहुंचेगी। जाहिर है। अर्जुन, अब तू एक काम कर, एक मेटल डिटेक्टर मुहैया कर और किसी भी तरह से चोरी से बॉबी को पटाकर या घर वालों के आगे गिड़गिड़ाकर मुगल बाग जाकर नरोत्तम ठाकुर की स्टडी में घुस और मेटल डिटेक्टर की सहायता से वहां एक गोली तलाश करने की कोशिश कर। वो फर्श में, दीवार में, छत में, कहीं किसी फर्नीचर आइटम में, कहीं भी हो सकती है। अर्जुन, अगर तू वो गोली तलाश कर पाया तो तेरी ऐसी अजीब मुशान दावत होगी जैसे सृष्टि में कभी किसी की नहीं हुई होगी। आपका ख्याल है कि ठाकुर की रिवॉल्वर से गोली चली? अभी मेरा कोई ख्याल नहीं। मेरा ख्याल गोली की बरामदी पर या गैर बरामदी पर मुनहसर है। तू जैसा मैं कहता हूं वैसा कर, फौरन। ठीक है।
भानु प्रताप सिंह की बीच रोड वाली अंग्रेजों के जमाने की बड़े बड़े बरामदों और ऊंची ऊंची मेहराबों वाली कोठी थी। सफेद मर्सिडीज कोठी का फाटक ठेलते ही रमाकांत धीरे से बोला, खड़ी है ड्राइववे में। सुनील ने सहमति में सिर हिलाया। दोनों कोठी के बरामदे में पहुंचे और वहां मौजूद एक नौकर से उन्होंने भानु प्रताप सिंह से मिलने की इच्छा व्यक्त की। बहुत मुश्किल से वो शख्स सुनील और रमाकांत से मिलने को राजी हुआ, लेकिन उन्हें कोठी के भीतर बुलाने की जगह वो खुद बाहर उस बरामदे में पहुंचा जहां की नौकर उन दोनों को बिठा गया था। दोनों ने उठकर उसका अभिवादन किया। फिर सुनील ने उसे अपना परिचय दिया। क्या चाहते हो? बिना उन्हें दोबारा बैठने को कहे वो रूखे स्वर में बोला, मैं जरा चंद्रिका ठाकुर से मिलना चाहता था। सुनील बड़े अदब से बोला, वो कौन है? आप नहीं जानते? वो कौन है? वो आपके मरहूम दोस्त प्रहलाद राय ठाकुर की बेटी है। उसे तो मुद्दत हो गई स्वर्गवासी हुए। वो जिंदा है, न सिर्फ जिंदा है बल्कि किसी करिश्मा साज तरीके से सिंगापुर से राजनगर भी पहुंच गई हुई है। अभी पिछले शनिवार तक तो वो तारकपुर रोड पर स्थित एक पागल खाने में थी। फिर क्या बात है? वहां जाके मिल लो उससे। वो अब वहां नहीं है। पिछले शनिवार रात को वो पागल खाना छोड़कर कहीं चली गई थी। तो वो आपके पास आई हो सकती है। क्यों? क्योंकि कोई 3 महीने पहले आप ही उसे उस पागल खाने में भर्ती कराकर आए थे और तब से पिछले हफ्ते तक हर पखवाड़े उसकी कुशल क्षेम जानने के लिए वहां जाते रहे थे। बिल्कुल गलत जनाब, ये छुपने वाली बात नहीं। वहां बहुत लोग आपको पहचान सकते हैं। वहां के इंचार्ज डॉक्टर वैष्णव खुद इस बात के गवाह होंगे कि आप न सिर्फ चंद्रिका को खुद वहां लेकर गए थे, आप उसे बाय नेम जानते थे और उसके इलाज के मद में एक मोटी रकम आपने इस आश्वासन के साथ जमा कराई थी कि आगे भी इलाज पर आया तमाम खर्चा आप उठाएंगे। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमारे दोस्त की बेटी अगर जिंदा है तो हमें इस बात की खुशी है और अगर उसे हमारी किसी मदद की जरूरत होगी तो वो हम उसे खुशी खुशी देंगे। लेकिन हमने वो सब नहीं किया है जो कि तुम कहते हो कि हमने किया है। मुमकिन है ऐसा करने वाले शख्स की शक्ल हमारे से मिलती जुलती हो। जब पागल खाने का स्टाफ आपको रूबरू पहचानेगा तो भी हम यही कहेंगे कि वो मुगालते में थे। सबके सब? हाँ जनाब, ऐसा झूठ बोलने से क्या फायदा जो कि क्या? तत्काल वृद्ध के चेहरे पर कहर बरसने लगा। तुम हमें झूठा करार दे रहे हो? बंदा नवाज, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं तो महज ये कहने की कोशिश। दफा हो जाओ। वो तो हम हो ही जाएंगे, लेकिन जब कल के अखबार में आप इस बाबत एक विस्तृत न्यूज पढ़ें जिसमें ब्लास्ट का यह दावा भी शामिल हो कि पागल खाने से भागी लड़की चंद्रिका ठाकुर को, जिसकी की पुलिस को भी तलाश है, आप पनाह दिए हुए हैं, तो तब ऐसे ही लाल नीले पीले हरे होने पर ब्लास्ट को नहीं खुद को ही ब्लेम कीजिएगा। तुम हमें धमकी दे रहे हो? धमकी देना गुंडे बदमाशों का काम होता है। तुम मुझे ऐसे ही कुछ लग रहे हो। अब दफा हो जाओ यहां से, या मैं पुलिस को फोन करूं। वो तो वैसे भी आ ही जाएगी। क्या? उन्हें भी चंद्रिका ठाकुर की तलाश है। हम जो कुछ आपको बता रहे हैं वो जाके पुलिस को बताएंगे तो पुलिस आपके बुलाए बिना ही यहाँ पहुंच जाएगी। तब जैसे आप हमें दफा कर रहे हैं वैसे आप पुलिस को दफा नहीं कर पाएंगे। बक चुके? हाँ, तो रास्ता नापो। ओके, थैंक यू फॉर नथिंग। दोनों घूमे और बरामदे की सीढ़ियां उतरने लगे। तभी कोठी के भीतर कहीं से कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। दोनों ठिठके। दोनों की निगाहें मिली। कुत्ता? रमाकांत होंठों में बुदबुदाया। कोठी के भीतर सुनील बोला, मालको। रमाकांत वृद्ध की ओर वापस घूमकर बोला, अपने कुत्ते से ही मिलवा दो। शायद वो आपसे ज्यादा खानदानी हो, इसलिए उसमें आपसे ज्यादा अदब हो। क्या बकते हो? वृद्ध भड़क कर बोला। चलो ए चल, आया वड्डा। सुनील ने रमाकांत की बांह थामी और उसे जबरन बाहर को ले चला। पीछे बरामदे में खड़ा वृद्ध निगाहों से भाले बर्छियां बरसाता उन्हें जाता देखता रहा। सड़क पर पहुंचकर वे रमाकांत की कार में सवार हो गए। मायवा कुत्ती दा पुत्र। रमाकांत तब भी भड़क रहा था। तहजीब तो छू के नहीं गई कंजरी देनू। जी चाह रहा था कि वहीं उसे गर्दन से पकड़ लेता और जोर जोर से हिलाता। उसका भाई होम मिनिस्टर है, भूल गए? भूला ही तो नहीं प्यारे हो। भूल गया होता तो कुछ कर ही गुजरता। तुम नाहक उस पर खफा हो रहे हो। वो सिर्फ चंद्रिका को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। यानी कि मानते हो कि बंदा मैंने सही ढूंढा है? मेरा मतलब है कि अगर बंदा सही था तो चंद्रिका की बाबत सवाल किए जाने पर उसने जो रवैया अख्तियार किया था वो कोई बहुत ज्यादा अप्रत्याशित नहीं था। अब ख्याल क्या है तेरा? वो लड़की होगी कोठी में? वो किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में भी हो सकती है, लेकिन किसी और के कोठी में होने की गारंटी है। किसकी? कुत्ते की। अब हमें यह पता करना है कि क्या वो अंगारों जैसी आंखों वाला, पुलिस का सिखाया, भेड़िए जैसा, माथे पर सफेद दाग वाला स्याह काला कुत्ता है। वो पता करना क्या मुश्किल है।
कुत्ते को 2 टाइम वॉक कराना जरूरी होता है। शाम को कोई ना कोई उसे लेकर कोठी से जरूर निकलेगा। शाम होने से पहले ही मैं यहाँ अपना आदमी तैनात कर देता हूँ। फिर पता लग जाएगा कि वो कुत्ता कैसा है। वो सामने पनवाड़ी के खोखे में फोन लगा मालूम होता है। मैं अभी फोन करके अपने किसी आदमी को यहाँ आने को कहता हूँ। बढ़िया, 4 बजने ही वाले हैं। उस कुरियर सर्विस में भी फोन करके देख लेना। सहमति में सिर हिलाता रमाकांत कार से निकलकर फोन वाले खोखे की ओर बढ़ा। पीछे सुनील ने एक सिगरेट सुलगा लिया और धीरे धीरे उसके कश लगाने लगा। 5 मिनट बाद जब रमाकांत वापस लौटा तो उसके चेहरे पर बड़े संतोष के भाव थे। बधाई प्यारे हो, वो कार में सवार होता हुआ बोला। दोनों काम हो गए। जौहरी फौरन यहाँ पहुंच रहा है और कुरियर सर्विस से पता लगा है कि ठाकुर तक पहुंचाने के लिए वो चिट्ठी उन्हें प्रीमियर डिटेक्टिव एजेंसी द्वारा सौंपी गई थी। डिटेक्टिव एजेंसी द्वारा? सुनील हैरानी से बोला। हाँ, डिटेक्टिव एजेंसी का युद्धवीर और पंकज के अवैध संबंध उजागर करने वाली फास्ट चिट्ठी से क्या लेना देना? मैनू की पता है। कहाँ यह डिटेक्टिव एजेंसी? लिटन रोड पर। लिटन रोड पर कहाँ? कुरियर सर्विस वालों के करीब ही, शालीमार सिनेमा की बिल्डिंग में। कौन सी बिल्डिंग में? शालीमार सिनेमा की बिल्डिंग में। सिनेमा की बिल्डिंग में ऑफिस भी है? हाँ, कहीं। रमाकांत, सुनील खुशी से दमकता हुआ बोला। आई लव यू। ओह, रमाकांत शर्माया। दिस इज सो सडन। तुमने एक बहुत बड़ी गुत्थी हल कर दी। लेकिन शादी के लिए? रमाकांत बड़ी अदा से बोला। तुम्हें मेरे डैडी से मिलना होगा। फौरन लिटन रोड चल मेरे भाई, हमारी प्रीमियर डिटेक्टिव एजेंसी में अपॉइंटमेंट है। बहुत बुरे मूड में अंकुर सेठ पंकज से मिलने की नीयत से मुगलबाग नरोत्तम ठाकुर की कोठी में पहुंचा। यह सुनकर उसका मूड और भी खराब हो गया कि वो श्याम भैया के साथ कहीं गई थी। श्याम भैया? वो दांत पीसता हुआ बोला। नम्रता कहाँ है? ऊपर अपने बेडरूम में, बॉबी ने बताया। अंकुर दंदनाता हुआ वहां पहुंचा। क्या बात है? नम्रता उसे देखकर हैरानी से बोली। इतने भुनभुना क्यों रहे हो? ये क्या हो रहा है? अंकुर सच में ही भुनभुनाया। क्या हो रहा है ये? क्या क्या हो रहा है? पंकज तो श्याम भैया के बारे में बड़ी सीरियस होती जा रही है। जब पूछो श्याम भैया के साथ ताजे मरे बाप का भी ख्याल नहीं उसे। नम्रता खामोश रही। आप कुछ करो। मैं क्या करूं? नम्रता बोली। आप उसे समझाओ, उसे रोको। मैं कैसे रोकूं? मैं क्या समझाऊं? वो बालिग लड़की है। ठाकुर साहब की मौत के बाद अब खुद मुख्तार भी हो गई है। ऊपर से अपनी मनमानी करने की उसे आदत है। मेरी सुनेगी वो? लेकिन ठीक तो नहीं श्याम भैया से उसका अफेयर? क्यों ठीक नहीं? आप पूछ रही हैं? अंकुर हैरानी से बोला। हाँ, लेकिन श्याम भैया तो अब मैं क्या कहूं? वो आप पर दिल रखता था। ऐसी कोई बात नहीं। कैसे नहीं बात? इसी वजह से तो ठाकुर साहब ने उसके यहाँ आने पर पाबंदी लगाई थी। वो एक तरफा बात थी। एक तरफा ही सही, लेकिन वो जज्बा बरकरार तो अभी भी होगा, अब जबकि उसे आपसे मिलने जुलने से कोई रोकने वाला भी नहीं। कहाँ बहक रहे हो भाई? नम्रता अप्रसन्न स्वर में बोली। आई एम सॉरी। तत्काल अंकुर खेदपूर्ण स्वर में बोला। आई एम रियली सॉरी। मैं बहुत आंदोलित हूं, इसलिए आपको पंकज से बात करनी चाहिए, मेरी खातिर, प्लीज। नम्रता की भवें उठी। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूं, अंकुर कातर भाव से बोला। दिलो जान से उसे चाहता हूं मैं, उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता। मैं बात करूंगी उससे। हाँ प्लीज, प्रेटी प्ली, और उसे मेरे दिल की हालत समझाने की कोशिश करना। अच्छा। इतनी सी तसल्ली से नम्रता का बार बार शुक्रगुजार होता अंकुर वहां से रुखसत हुआ। पीछे पलंग पर अधलेटी सी बैठी नम्रता सोचने लगी। श्याम भैया का रवैया उसकी समझ से बाहर था। क्या वो वाकई पंकज के प्रति गंभीर हो सकता था? और पंकज उसके प्रति? माहिर तो था वो कमबख्त नौजवान लड़कियों को आनन फानन अपने पर आशिक करवा लेने में। जरूर कोई जादू जानता था वो, लेकिन श्याम भैया को उसके मौजूदा इरादों से रोकना जरूरी था। अंकुर इस बाबत कुछ कहता या ना कहता, श्याम भैया को उसकी हद दिखाना जरूरी था। उसकी तो वो क्या सुनता। उस नाजुक घड़ी में उसे प्रदीप सक्सेना का ख्याल आया। वो श्याम भैया को ना सही, पंकज को यकीनी तौर पर समझा सकता था। उसने अपने स्विस वॉल क्लॉक पर निगाह डाली। 4:55 हुए थे। उसने फोन अपने करीब सरका लिया और सक्सेना का नंबर डायल करने लगी। पहली कोशिश में कॉल लग गई। उसने सक्सेना से बात करने की इच्छा प्रकट की। सक्सेना की सेक्रेटरी ने कॉल उसके पास ट्रांसफर कर दी तो उसे सक्सेना की आवाज आई। हेलो, नम्रता बोल रही हूँ, वो बोली। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, आवाज आई। बिल्कुल नहीं। कहाँ से बोल रही हो? घर से, अपने बेडरूम से। कैसे याद किया? एक बड़ी फिक्र वाली बात हो गई है, सोचा तुम्हारे से सलाह करूं।
वो क्या है कि अपनी पंकज है ना, वो श्याम भैया के चक्कर में आती जा रही मालूम पड़ रही है। अब उसके पापा तो रहे नहीं, कौन समझाए उसे। मुझे पता है वो तुम्हारा बहुत सम्मान करती है। मैं सोच रही थी कि अगर तुम। तभी 5 बजे और क्लॉक में से निकलकर कोयल कुहकने लगी। तुम सुन रहे हो? नम्रता व्यग्र भाव से बोली। हाँ। उसे सक्सेना की ऐसी आवाज आई जैसे एकाएक उसके कंठ में कुछ फंस गया हो। सुन रहा हूं। मैं पंकज से बात करूंगा। मैं बहुत बहुत जल्द उससे बात करूंगा। क्या बात है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? खराब है। कभी कभी एकाएक चक्कर आ जाता है और आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। अभी ऐसा ही हुआ है। मैं फिर बात करूंगा। लाइन कट गई। सुनील वापस हरनबी रोड पहुंचा। इंस्पेक्टर प्रभुदयाल को उसने युद्धवीर के फ्लैट से बोरिया बिस्तर लपेटने की तैयारी में पाया। क्या नतीजा निकला? सुनील उत्सुक भाव से बोला। वही जिसकी उम्मीद थी। प्रभुदयाल संतोषपूर्ण स्वर में बोला। मेहनत तो बहुत लगी, पूरी दिहाड़ी टूट गई, लेकिन नतीजा सुखद निकला है। यहाँ मौजूद ढेरों बर्तन और क्रॉकरी में जो फिंगरप्रिंट से बिल्कुल अछूते मिले हैं वो है 2 वाइन ग्लास, 2 साधारण ग्लास, 2 कॉफी मग, 2 बड़ी प्लेटें, 2 चम्मच, 2 कांटे, 2 छुरियां, 1 नमकदानी, 1 मिर्चदानी, 1 चटनी की बोतल और 1 बड़ी ट्रे। यानी कि अब ये बात निर्विवाद रूप से स्थापित हो गई है कि युद्धवीर के परसों आधी रात के मेहमान ने, जो कि कोई औरत थी, उसका कत्ल किया था। हाँ, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब तक कोई अतिरिक्त सबूत ना हो, इतनी मेहनत से स्थापित की इस बात को मैं किसी के भी खिलाफ बतौर सबूत इस्तेमाल नहीं कर सकता। अभी यहाँ यही सिद्ध हुआ है कि किसी औरत ने युद्धवीर का कत्ल किया था और फिर यहाँ अपनी मौजूदगी के तमाम सबूत मिटाए थे, लेकिन उसकी यह हरकत किसी भी तरीके से उसकी आइडेंटिटी स्थापित नहीं करती। यह नहीं बताती कि वो औरत कौन थी, लेकिन यह जानकारी दबाव तो बना सकती है। किस पर? 3 ही तो औरतें हैं जिनका इस केस से और युद्धवीर से ताल्लुकात दिखाई देता है। उनमें से एक को खुद तो मैंने ही बरी कर दिया, बाकी जो 2 बची उनमें से। तभी वहां प्रभुदयाल का मातहत सब इंस्पेक्टर बंसल पहुंचा। प्रभुदयाल ने प्रश्न सूचक नेत्रों से उसकी तरफ देखा। वकील प्रदीप सक्सेना, बंसल बोला, आपसे बात करने के लिए तड़प रहा है। मैं खुद उससे बात करने के लिए तड़प रहा हूं। कहाँ है वो? नीचे कार में बैठा है। हेडक्वार्टर पहुंचा था। मैंने बताया था कि आप फील्ड में थे और उसे इंतजार करने को कहा था, लेकिन वो तो बहुत ही उतावला हो रहा था आपसे मिलने को, लिहाजा मैं उसे यहाँ साथ ले आया। यहीं बुला के लाओ उसे। बंसल चला गया। कमाल है, प्रभुदयाल बोला। जिस आदमी को अभी मैंने तलाश करना था वो मुझे तलाश करता यहाँ पहुंच गया। बाज लोग अंजाम से जल्दी खौफजदा हो जाते हैं, सुनील बोला। शायद अपना कोई गुनाह कबूल करना चाहता हो। देखते हैं। तभी बंसल के साथ परेशान हाल प्रदीप सक्सेना वहां पहुंचा। लड़की को चिट्ठी क्यों लिखी? उसे देखते ही प्रभुदयाल अपने खास पुलिसिया लहजे में बोला। कौन लड़की? सक्सेना हड़बड़ाया। कैसी चिट्ठी? कृष्णा, लड़की। धमकी भरी वो चिट्ठी जो आपने उसे लिखी और जिसका खौफ खाकर वो बेचारी अपनी मां समेत चोरों की तरह ये शहर छोड़ के चली गई। मैंने उसे कोई चिट्ठी नहीं लिखी, लेकिन अभी मैं जानना भी नहीं चाहता कि चिट्ठी का क्या किस्सा है। मैं यहाँ आपकी सुनने नहीं अपनी कहने आया हूँ। मुझे खामखा की बातों में ना लपेटिए और जो मैं कहना चाहता हूँ वो सुनिए। सक्सेना का लहजा ऐसा दबंग और 2 टुक था कि प्रभुदयाल हकबका गया। वो कुछ क्षण अपलक सक्सेना को देखता रहा, लेकिन उसे विचलित होता ना पाकर फिर नम्र स्वर में बोला, आप क्या कहना चाहते हैं? सक्सेना ने सुनील की तरफ देखा। आप इसका ख्याल ना कीजिए, प्रभुदयाल बोला। इस वक्त ये पुलिस की तरफ है। मैं हमेशा पुलिस की तरफ हूँ, सुनील बोला। तब तक तो यकीनन हूँ जब तक पुलिस जुर्म और मुजरिम के खिलाफ है। सक्सेना का सिर सहमति में हिला। उसने बड़े नर्वस भाव से जेब से सिगरेट का पैकेट और लाइटर निकाला और सिगरेट सुलगाता हुआ बोला, आप जानना चाहते थे कि ठाकुर साहब की नई वसीयत, जिसको साइन कर पाने से पहले ही वो इंतकाल फरमा गए थे, में क्या था? अब आप ये बात बताने को तैयार हैं? प्रभुदयाल बोला। हाँ, यानी कि आखिरकार आपको एहसास हो गया है कि क्लाइंट और वकील के बीच प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन वाला आपका झांसा पुलिस के साथ नहीं चलने वाला। आप समझ गए हैं कि आप ऐसी अहम बात पुलिस से छुपाकर नहीं रख सकते। नॉनसेंस। क्या पुलिस और क्या पुलिस का सारा महकमा, आप लोग 7 जन्म मेरे से जबरन नहीं कबुलवा सकते कि ठाकुर साहब की नई वसीयत में क्या था। ज्यादा पैंतरेबाजी दिखाएंगे तो मैं इस बात से ही मुकर जाऊंगा कि ऐसी कोई वसीयत थी। प्रभुदयाल हड़बड़ाया। फिर उसने घूर कर सक्सेना को देखा। जब सीधी उंगलियों से घी निकल रहा हो तो उन्हें टेढ़ी करने से कोई फायदा नहीं होता इंस्पेक्टर साहब। मैं सुन रहा हूं। तो अब मैं बताऊं वसीयत के बारे में या आप धौंस में ही जान लेंगे? आप बताइए।
प्रभुदयाल अपेक्षाकृत नरम सुर में बोला, सुनिए, अपनी नई वसीयत के मुताबिक ठाकुर साहब अपनी बीवी नम्रता को अपनी तमाम चल अचल संपत्ति से पूरी तरह से बेदखल करना चाहते थे। प्रभुदयाल कुशन खामोशी से उस नई जानकारी को आत्मसात करता रहा और फिर बोला, वजह? मैंने पूछी थी, सक्सेना संजीदगी से बोला। बहुत जिद करके पूछी थी, लेकिन वो वजह बताने को तैयार नहीं थे। फिर मैंने ये तक कहा था कि अपनी नेकबख्त बीवी पर वो जो जुल्म करने जा रहे थे मैं उसमें शरीक नहीं हो सकता था, लेकिन मेरी बातों का उन पर कोई असर नहीं हुआ था। उन्होंने दो टूक कहा था कि अगर मैं बतौर वकील अपने क्लाइंट की जरूरत मुताबिक काम नहीं कर सकता था तो उन्हें मेरे जैसे वकील की जरूरत नहीं थी। वकील बदल लेने की धमकी दे रहे थे वो? हाँ। इस बाबत आपकी तमाम बातचीत फोन पर ही हुई? नहीं, फोन पर तो सिर्फ ये बात हुई थी कि वो अपनी वसीयत में फौरन कुछ तब्दीलियां करना चाहते थे, इसलिए मैं उनसे मिलूं। कब? कहाँ? सोमवार को 4:30 बजे जिमखाना क्लब में। फोन पर उन्होंने ये नहीं बताया कि वो वसीयत में क्या तब्दीलियां चाहते थे? नहीं बताया था। तब मैं यही समझा था कि वो अपनी नई वसीयत में पंकज पर कोई ऐसी पाबंदियां लागू करना चाहते थे जिसकी रूह में अगर वो युद्धवीर से शादी करने का इरादा ना भी छोड़ती तो विरसे की दौलत एक मुश्त उसके हाथ ना लग पाती। पैसे वाले लोग अपनी नालायक औलाद पर, जिसे कि वो बेदखल भी नहीं करना चाहते, ऐसी पाबंदियां आम लगाते हैं। उसे इतने सालों में इतनी किस्तों में विरसे की दौलत मिले या फला उम्र से पहले वो मूलधन को हाथ ना लगा सके और केवल उसके ब्याज की रकम की अधिकारी हो, या बड़ी हद मैंने ये सोचा था कि ठाकुर साहब अपनी वसीयत में अपने भूतपूर्व हेड कैशियर विश्वनाथ के लिए कोई माली इंतजाम करना चाहते होंगे, क्योंकि चौहान की चिट्ठी की वजह से उन्हें यकीन आ चुका था कि वो बेगुनाह था और वो इस बात से बहुत पसीजे हुए थे कि वो बेगुनाह जेल में बंद था। बहरहाल इस बात का मुझे रत्ती भर भी अंदेशा नहीं था कि वो अपनी बीवी पर ऐसा जुल्म ढाने का इरादा रखते थे। जुल्म? जिस औरत ने इतने साल इतनी निष्ठा के साथ उनकी दिन रात सेवा की, तब ये मुझे उसके साथ उनका जुल्म ही लगा था। ठाकुर साहब नम्रता पर इतना बड़ा जुल्म क्यों ढाना चाहते थे? तब तो मैंने यही समझा था कि ये कोई बुढ़ापे की सनक थी, कोई उनकी उलझुल सोच का नतीजा था। बूढ़े लाचार खाविंद अपनी नौजवान बीवियों पर शक करते ही हैं, बेवजह करते हैं, आदिकाल से करते चले आ रहे हैं। उनके पास हथियार भी एक ही होता है अपनी बीवियों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। विरसे से बेदखल कर दूंगा, घर से बाहर निकाल दूंगा, भिखारन बना दूंगा, वगैरह। आई सी। पहले मैं नई वसीयत के बारे में इसलिए अपनी जुबान नहीं खोलना चाहता था क्योंकि मुझे अंदेशा था कि लोग बाग नम्रता के बारे में खामखा उल्टा सीधा सोचने लगते। वो तो हम भी सोचते, ये अपने आप में कत्ल का उद्देश्य है। नम्रता को सुनील बोला, ठाकुर साहब के इस इरादे की खबर थी? नहीं थी। ठाकुर साहब ने खुद मुझे कहा था कि मेरे अलावा इस बात का जिक्र उन्होंने किसी से नहीं किया था, लेकिन ये तो बहुत प्रचलित बात थी कि ठाकुर साहब अपनी वसीयत में कुछ तब्दीलियां कराना चाहते थे। प्रचारित ये बात थी कि वो अपनी वसीयत में कोई तब्दीलियां कराना चाहते थे क्योंकि पंकज ने रविवार ठाकुर साहब को फोन पर ऐसा कहते सुना था और उसने इसका जिक्र आगे चंद लोगों से किया था। लेकिन ये बात प्रचारित नहीं थी कि जो तब्दीलियां वो कराना चाहते थे वो क्या थी। युद्धवीर के मामले में क्योंकि पंकज के मन में चोर था, इसलिए वो कूदकर इस नतीजे पर पहुंच गई थी कि युद्धवीर को हतोत्साहित करने को ठाकुर साहब उसे अपनी जायदाद से बेदखल करने जा रहे थे। नई वसीयत के बाबत आप नम्रता को बता सकते थे। सक्सेना ने आहत भाव से सुनील की तरफ देखा और फिर प्रभुदयाल की ओर मुंह फेर कर बोला, बता सकता था, लेकिन ऐसा मैंने नहीं किया था। इसके हक में मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि ठाकुर साहब मेरे दोस्त थे, इसलिए मेरी निष्ठा ठाकुर साहब में थी, ना कि नम्रता में। मैं कोई यार मार या दगाबाज आदमी नहीं। दूसरे, अगर मैंने इस बाबत नम्रता को कुछ बताया होता तो अब इस घड़ी मैं यहाँ मौजूद ना होता। आई अंडरस्टैंड, प्रभुदयाल बोला। दूसरी बात ज्यादा दमदार है। मैं वसीयत की बाबत पुलिस को बताने के लिए दौड़ा दौड़ा यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि अभी एकाएक मुझे सूझा है कि नम्रता को नई वसीयत की खबर थी। कैसे सूझा है? बताता हूँ, वही बताने आया हूँ। मैं जब वसीयत के बारे में ठाकुर साहब से जिमखाना क्लब में मिला था तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैं वसीयत तैयार करके उनके दस्तखत कराने के लिए रात 9 बजे मुगल बाग की उनकी कोठी पर पहुंचूं, क्योंकि बकौल उनके तब वो घर वालों की जानकारी के बिना नई वसीयत पर साइन कर सकते थे। लेकिन शाम 7 बजे के करीब मेरे पास उनका फोन आया कि निर्धारित समय पर वो मेरे से नहीं मिल सकते थे, इसलिए अगले रोज सुबह 10 बजे वो खुद मेरे ऑफिस में वसीयत पर साइन करने के लिए पहुंचेंगे। तब मैंने उनसे फरियाद की थी कि वो नम्रता को बेदखल करने के बारे में एक बार फिर सोच लें, और कुछ नहीं तो वो उसे कम से कम मुकम्मल तौर से बेदखल तो ना करें। जवाब में उन्होंने बहुत सख्ती से कहा था कि उन्होंने नम्रता को अपनी जायदाद से मुकम्मल तौर से ही बेदखल करना था। इंस्पेक्टर साहब,
मेरा दावा है कि यह टेलीफोन वार्तालाप अपने बेडरूम में बैठी नम्रता बीच में सुन रही थी। कैसे दावा है? क्योंकि मुझे महसूस हुआ था कि कोई पैरेलल लाइन पर था। वार्तालाप के दौरान पैरेलल लगा फोन कोई बीच में उठा ले तो आवाज थोड़ी सिंक कर जाती है, जो कि पैरेलल लाइन पर किसी की मौजूदगी का सबूत होता है। मंजूर, प्रभुदयाल उतावले स्वर में बोला। लेकिन वो कोई नम्रता थी, ये कैसे स्थापित हुआ? नम्रता के बेडरूम में एक स्विस वॉल क्लॉक लगी हुई है, जिसमें से हर घंटा मुकम्मल होने पर कोयल के कुहकने जैसी आवाज निकलती है। इंस्पेक्टर साहब, सोमवार रात को जब ठाकुर साहब फोन पर मेरे से बात कर रहे थे, तब फोन पर कोयल के कुहकने की आवाज मुझे साफ सुनाई दी थी। वो आवाज मुझे तभी सुनाई दे सकती थी जबकि नम्रता ने अपने बेडरूम में अपने फोन का रिसीवर उठाया हुआ होगा। ओह, पहले मुझे उस वॉल क्लॉक की खबर नहीं थी। मुझे नहीं मालूम था कि वैसी क्लॉक कोठी में कहाँ लगी हुई थी। लेकिन आज जब अभी 5 बजे के करीब मेरे पास नम्रता का फोन आया और उसने कहा कि वो अपने बेडरूम से बोल रही थी और उसी फोन कॉल के दौरान मुझे पृष्ठभूमि में कोयल के कुहकने की आवाज फिर सुनाई दी, तो पलक झपकते ही मैं समझ गया कि सोमवार शाम को भी फोन पर वो आवाज मुझे इसलिए सुनाई दी थी क्योंकि वो वॉल क्लॉक उसी के बेडरूम में लगी हुई थी। प्रभुदयाल कुछ क्षण सोचता रहा, फिर बोला, हो सकता है नम्रता के बेडरूम में कोई और मौजूद रहा हो। मसलन कौन? कोई नाम लीजिए। पंकज। 2 वजह से वो पंकज नहीं हो सकती। एक तो इसलिए क्योंकि ठाकुर साहब की मौत के बाद भी पंकज यही कहती रही थी कि ठाकुर साहब उसे ही अपनी जायदाद से बेदखल करना चाहते थे। दूसरे इसलिए क्योंकि मैंने पंकज से खास तौर से पूछा था कि क्या सोमवार शाम की 7 बजे उसने नम्रता के कमरे से फोन से मेरा और ठाकुर साहब का वार्तालाप सुना था। जवाब मुझे इनकार में मिला था और मुझे पंकज पर पूरा एतबार है। उस शाम सेठ परिवार भी कोठी में था। उनमें से किसी ने वो वार्तालाप नहीं सुना था। सुना होता तो उन्होंने उसका जिक्र पंकज से जरूर किया होता। वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं घर के नौकरों से और सेठ परिवार से इस बाबत सवाल कर चुका हूं, पर बॉबी को छोड़कर मुझे सबसे संतोषजनक उत्तर मिला था कि किसी ने भी वो वार्तालाप नहीं सुना था। बॉबी को छोड़कर क्यों? मुझे उस लड़की पर एतबार नहीं। वो बहुत खुराफाती मिजाज की लड़की है, जो कि नम्रता के कंगन को लेकर पहले भी घर की दूसरी नौकरानी कृष्णा के लिए दुश्वारी का बायस बनी हुई है। बहरहाल अहम बात यह नहीं कि वो वार्तालाप नम्रता ने खुद सुना या किसी दूसरे ने सुनकर उसे बताया। अहम बात यह है कि सोमवार शाम को नम्रता को इस बात की खबर थी कि अगली सुबह ठाकुर साहब नई वसीयत पर साइन करके उसका भविष्य तबाह कर देने वाले थे, और इसी वजह से ठाकुर साहब को अगला सवेरा देखना नसीब ना हुआ। इंस्पेक्टर साहब, अब आप समझ गए होंगे कि नई वसीयत की बाबत फौरन आपको बताना मुझे क्यों जरूरी लगने लगा था। प्रभुदयाल ने सहमति में सिर हिलाया और फिर उसने तत्काल निर्णय लिया। बंसल, वो बोला, कुछ आदमियों को लेकर फौरन मुगल बाग ठाकुर साहब की कोठी पर पहुंचो। वहां से बॉबी नाम की मेड को पकड़कर हेडक्वार्टर पहुंचाओ, जहां की मैं भी पहुंच रहा हूं। फिर जब तक मैं मुगल बाग ना पहुंचूं, कोई ठाकुर साहब की कोठी को छोड़कर ना जाए, कोई भी। समझ गए? बंसल ने सहमति में सिर हिलाया। चाय लाओ मैडम। नम्रता ने सिर उठाकर बॉबी को देखा, जो कि उसके पलंग के पायताने आन खड़ी हुई थी। फिर उसने घड़ी पर निगाह डाली तो पाया कि 7:15 बजे थे, यानी कि शाम की उस घड़ी भी वो 2 घंटे सोई रही थी। कोई आया गया तो नहीं? उसने पूछा। वकील साहब आए थे, बॉबी बोली। मैंने बोला था कि आप सोई हुई थी, तो उन्होंने खास तौर से ताकीद की थी कि आपको जगाया ना जाए। ऐसे ही हैं हमारे सक्सेना साहब, खामखा कभी किसी को तकलीफ नहीं देते। वो सवाल पूछ रहे थे। नम्रता सकपकाई। किससे? वो बोली। सबसे। तेरे से भी? हाँ। क्या पूछ रहे थे? औरों का तो पता नहीं, लेकिन मेरे से वो ये पूछ रहे थे कि साहब की जिंदगी में क्या कभी मैंने उनका और साहब का टेलीफोन पर होता वार्तालाप यहां से सुना था। कहां से? नम्रता अचकचाकर बोली। यहां से, आपके कमरे में से। तूने क्या जवाब दिया? वही जो सच था। मैंने तो कभी आपके फोन को हाथ भी नहीं लगाया। कमाल है। मतलब क्या हुआ इस सवाल का? मैडम, आपने कोई मेरी शिकायत तो नहीं कर दी? तेरी शिकायत? हाँ, उस कंगन की वजह से या किसी और वजह से? इसी वजह से कि मैं चोरी चोरी टेलीफोन सुनती हूँ। नहीं, मैंने तो तेरी कोई शिकायत नहीं की। मुझे अभी भी पूरा विश्वास है कि मेरा वो कंगन कृष्णा ने चुराया था। यही विश्वास कायम रखना मैडम, बॉबी सर्द स्वर में बोली। बॉबी के स्वर की सर्दी नम्रता से छुपी ना रही। उसने हक बकाकर बॉबी की ओर देखा और फिर कठोर स्वर में बोला। क्या कहा? वही जो आपने सुना, बॉबी बोली। पुलिस से या वकील साहब से मेरी कोई शिकायत करना अच्छा ना होगा मैडम। अच्छा ना होगा? किसके लिए अच्छा ना होगा? आपके लिए। मेरे लिए? क्या बक रही है? अब ऐसी जुबान भी आप मेरे लिए इस्तेमाल ना करें। अब तो आप मेरे साथ ऐसे पेश आया करें जैसे मैं आपकी छोटी बहन हूं। क्या?
आपका वो कंगन बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि वो कंगन आप अपनी छोटी बहन को दे दें। पागल हुई है? वो कंगन 25,000 रुपए का है, मुझे मालूम है। फिर भी चाहती है तो मैं तुझे वो कंगन एक आध बार पहनने के लिए, एक आध बार के लिए नहीं, हमेशा के लिए। पता नहीं क्या बक रही है, कोई नशा वशा तो नहीं किया? नहीं। तो फिर होश में रह और जाके चाय लेके आ। बॉबी घूमी और दरवाजे की ओर बढ़ी। दरवाजे के करीब पहुंचकर उसने बाहर निकलने का उपक्रम ना किया। उसने दरवाजे को बंद किया और भीतर से चिटकनी लगा दी। ये क्या कर रही है? पीछे से नम्रता तीखे स्वर में बोली। बॉबी ने उत्तर ना दिया। वो घूमी और संतुलित कदमों से चलती हुई पलंग के करीब आ खड़ी हुई। दोनों की निगाहें मिली। कई क्षण दोनों अपलक एक दूसरे को देखती रही। तू पागल है? आखिरकार नम्रता धीरे से बोली। पता नहीं क्यों तुझे वहम हो गया है कि तू मेरे ऊपर दबाव डालकर मेरे से कुछ हासिल कर सकती है। शायद तू नहीं जानती कि ब्लैकमेल एक गंभीर अपराध है। ब्लैकमेल की सजा लंबी कैद होती है, जानती है? कत्ल की सजा फांसी होती है। बॉबी स्थिर स्वर में बोली। आप जानती हैं? नम्रता सन्न रह गई। तेरा इशारा साहब के कत्ल की ओर है? फिर वो पूर्वत धीरे से बोली। मेरा इशारा कुंवर जी के कत्ल की ओर है, लेकिन उन्होंने तो आत्महत्या की है। ऐसा है तो फिर पुलिस पूछताछ करने के लिए यहां क्यों आई थी? पुलिस यहां आई थी पूछताछ करने के लिए? किससे? मेरे से, राम मिलन से, पुष्पा से। क्या पूछ रहे थे वो? वे पूछ रहे थे कि क्या परसों रात आप घर पर थी। नम्रता फिर सन्नाटे में आ गई। उसने एक बार जोर से थूक निकली और फिर बोली, कोई झूठ तो नहीं बोला पुलिस से? झूठ? बॉबी की भवें उठी। सच सच जवाब दिया ना तूने उन्हें? सच क्या है? यही कि परसों रात मैं घर पर थी। जवाब तो मैंने यही दिया है, लेकिन? क्या लेकिन? आप समझती है आप बहुत चालाक हैं। क्या मतलब? आपको याद है परसों शाम मैंने आपसे 10 बजे तक की छुट्टी ली थी क्योंकि मैं पिक्चर देखने जाना चाहती थी। हाँ, 10 बजे लौट तो आई थी ना तू? मैं लेट हो गई थी। आप जरूर यही समझ रही थी कि मैं 10 बजे लौट आई थी, लेकिन असल में मैं 11 बजे लौटी थी। आपको मेरे लेट आने की खबर ना लग जाए इसलिए मैं चुपचाप चोरों की तरह घर में घुसी थी। उस वक्त कोठी में मुकम्मल खामोशी थी और अंधेरा था। सब लोग सो जो चुके थे। आप नहीं सो चुकी थी। आप उस घड़ी साइड की ड्योढ़ी में सीढ़ियों के नीचे के शीशे के दरवाजे वाले बूथ में थी जहां से कि आप फोन कर रही थी। मैडम, शायद आपको मालूम ना हो कि उस बूथ का दरवाजा बंद हो तो फोन इस्तेमाल करने वाले की आवाज बाहर सुनाई नहीं देती, लेकिन उसमें ऐसा कोई नुक्स है कि ऊपर सीढ़ियों पर से वैसी आवाज सुनी जा सकती है, खासतौर से तब जबकि वहां मुकम्मल सन्नाटा हो, जैसा कि परसों रात 11:30 बजे था। तो? नम्रता फंसे कंठ से बोली। तो क्या हुआ? तो ये हुआ मैडम कि आपकी जानकारी के बिना जब मैं दबे पांव घर लौटी थी तो मैंने सीढ़ियों पर से बूथ से आती आपकी आवाज सुनी थी। आप कुंवर जी से कह रही थी कि आप उनसे मिलने को तड़प रही थी। बड़ी कठिनाई से आपने साहब के चौथे तक का वक्त काटा था, लेकिन अब आप और इंतजार नहीं कर सकती थी। मैडम, मैंने आपको साफ ये कहते सुना था कि आप 15 मिनट में उनके फ्लैट पर पहुंच रही थी। और ये कि उस घड़ी आप पंकज मैडम का लुमड़ी की खाल वाला सफेद कोट पहने थी और सिर पर वैसी ही टोपी लगाई थी। बॉबी खामोश हो गई। फिर कितनी ही देर कमरे में ऐसा सन्नाटा छाया रहा जैसे वक्त थम गया हो। किसे? आखिरकार नम्रता एकाएक बड़े सुसयन स्वर में बोली। किसे बताया ये सब? किसी को नहीं, बॉबी धीरे से बोली। फिलहाल? यानी कि बाद में बताएगी? अगर मेरा ऐसा कोई इरादा होता तो अब तक बता ना चुकी होती। शाबाश, लेकिन वो कंगन मैं तुझे नहीं दे सकती। फिर तो मुझे? पहले पूरी बात सुन बेवकूफ। वो कंगन तू किसी को दिखा के नहीं पहन सकती, क्योंकि पहले से ही तेरे ऊपर उसकी चोरी का शक किया जा रहा है। ऐसी चीज का क्या फायदा जिसे कि तू इस्तेमाल ना कर सके। मैं तुझे उतनी कीमत की 6 चूड़ियां देती हूँ, बोल लेती है? हाँ। अपनी कामयाबी पर खुशी से दमकती हुई वो बोली। हाँ। नम्रता पलंग पर से उठी और अपनी वार्डरोब के करीब पहुंची। उसने चाबी लगाकर एक अलमारी का ताला खोला और उसमें से अपना जेवरों का डिब्बा निकाला। डिब्बे में से छांट कर उसने 6 चूड़ियां निकाली और वापस घूमी। पता नहीं, वो सहज भाव से बोली, ये तुझे आएंगी या नहीं? कंगन तो आता था, बॉबी व्यग्र भाव से बोली। कंगन का नाप जुदा होता है, चूड़ियां तंग हो सकती है। तो पहन के देख ले, बाथरूम में चल। थोड़ी तंग होंगी तो हाथों पर साबुन मलने से आ जाएंगी। फिर वो बॉबी वहां पहुंची तो उसने चूड़ियां सिंक के ऊपर के सेल्फ पर रखी पाई। वो व्यग्र भाव से सिंक पर पहुंची और 2 चूड़ियां उठाकर अपने बाएं हाथ में पहनने की कोशिश करने लगी। अपने इस काम में वो इतनी तल्लीन थी कि उसे खबर ही ना हुई कि नम्रता दरवाजे पर से हटकर ऐन उसके पीछे आ खड़ी हुई थी।
उसके दोनों हाथों में एक दुपट्टा था, जिसके दोनों सिरे उसने अपने हाथों पर लपेटकर बड़ी मजबूती से जकड़े हुए थे। फिर इससे पहले कि बॉबी कुछ समझ पाती, नम्रता ने वो दुपट्टा उसके गले में पिरो दिया और फिर पूरी सख्ती से उसे उमेटने लगी। तत्काल बॉबी की आंखें फट पड़ी। उसका मुंह खुला, लेकिन दुपट्टे के फंदे की गिरफ्त में आए हलक से चीख न निकली। चूड़ियां उसके हाथों से छिटक कर फर्श पर जा गिरी और वो नम्रता की पकड़ से मुक्त होने के लिए छटपटाने लगी। वो कामयाब ना हो सकी और 2 मिनट बाद बॉबी नाम की चालाक, लालची, अति महत्वाकांक्षी लड़की बाथरूम के फर्श पर मरी पड़ी थी। नम्रता ने दुपट्टा फेंक दिया और बाथरूम का दरवाजा खोलकर कान लगा के सुनने लगी। कहीं कोई आहट नहीं थी। कोई उसके बेडरूम के करीब नहीं फटका था। किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक नहीं दी थी। किसी ने उसे पुकारा नहीं था। उसने फर्श पर पड़े बॉबी के निश्चेष्ट शरीर की बगलों में हाथ डाले और उसे आधा उठाए और आधा घसीटती वार्डरोब के करीब लाई। बड़ी कठिनाई से उसने एक अलमारी का दरवाजा खोलकर बॉबी को उसके भीतर धकेला और बाहर से ताला लगा दिया। फिर बाथरूम में वापस जाकर उसने चूड़ियां अपने अधिकार में की और उन्हें जेवरों के डिब्बे में लाकर बंद किया। एक और अलमारी में से उसने एक सूटकेस निकाला और उसमें अपनी कुछ कीमती पोशाकें और जेवरों का डिब्बा रखा। एक दराज में से उसने अपना पासपोर्ट, नोट की कुछ गड्डियां और कुवैत एयरलाइंस का दुबई का एक ओपन टिकट निकालकर अपने हैंडबैग में रखा और हैंडबैग को सूटकेस में रखकर सूटकेस को बंद किया। फिर वो तेजी से कपड़े बदलने लगी। सोमवार शाम से ही वो अपने हर अंजाम के लिए तैयार थी और उस अंजाम का ही एक हिस्सा उस घड़ी उसके हैंडबैग में बंद था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे यूं वो घर बार छोड़कर जाना पड़ता, लेकिन उसे वो घर यूं छोड़कर जाने का कोई अफसोस भी नहीं था। कब से वो उस मकबरे में बंद थी, जहां कभी उसे चंद्रावती का खौफ था, तो कभी उसके मरे या पीछा छोड़े भूत की दहशत थी, तो कभी उस चुड़ैल पंकज की आशंका थी, जो उसे यूं समझती थी जैसे घर में कोई मंगती घुसाई थी। अब पीछे सब कुछ पंकज का था और ये बात उसे और भी जला रही थी। बहरहाल खाली हाथ तो वो भी घर से कूच नहीं कर रही थी। उसके सूटकेस में 20-22 लाख रुपए के जेवर और 5-6 लाख रुपए नगद तो थे ही। उसने एक आखिरी निगाह अपने बेडरूम पर डाली, जहां शादीशुदा होते हुए भी उसका पहलू हमेशा सोना ही रहा था, और फिर दरवाजा खोलकर बाहर झांका। बाहर कोई नहीं था। केवल किचन में पुष्पा और राम मिलन की बातें करने की आवाजें आ रही थी। पंकज पता नहीं कहाँ थी, पता नहीं वो घर में थी या नहीं। उसने सूटकेस संभाला, सावधानी से सीढ़ियां उतरती नीचे पहुंची, साइड डोर से बाहर निकली और फिर कोठी का विशाल कंपाउंड पार करके सड़क पर आ गई। जरा 1 मिनट रुकिए। नम्रता ने चौंक कर आवाज की दिशा में सिर उठाया तो पाया कि उसके पहलू में एक वर्दीधारी सब इंस्पेक्टर चल रहा था। वो ठिठकी। आप? सब इंस्पेक्टर बंसल बोला। मिसेस ठाकुर है ना? हाँ, भीतर से त्रस्त होती लेकिन प्रत्यक्ष सहज भाव में नम्रता बोली। इंस्पेक्टर साहब, आपकी मेड बॉबी से बात करना चाहते हैं। वो घर पर है? नहीं, वो जरा बाजार गई है, अभी लौट आएगी। आप भीतर जाके इंतजार कर लीजिए। फिर तत्काल वो बढ़ चली। मैडम, मैडम। बंसल भी तत्काल उसके कदम से कदम मिलाने लगा। जरा रुकिए प्लीज। अब क्या है? इंस्पेक्टर साहब आपसे भी बात करना चाहते हैं, इसलिए बराए मेहरबानी आप कहीं जाए नहीं। सॉरी, मैं नहीं रुक सकती, मुझे एक जरूरी काम है। अपने इंस्पेक्टर साहब को बोल देना कि मैं 2 घंटे में वापस लौटूंगी। वो 9:30 बजे के बाद किसी वक्त तशरीफ लाएं। वो आपसे जल्दी मिलना चाहते हैं, इसलिए आपने जहां जाना हो वहां बाद में जाइएगा, लेकिन वापस कोठी में जाइए। बंसल एकाएक बहुत सख्ती से बोला। तब नम्रता के चेहरे पर पहली बार आतंक के भाव प्रकट हुए। उसकी व्याकुल निगाहें सामने सड़क पर उठी। कोई फिल्मी हरकत ना कीजिएगा, उसका मंतव्य समझकर बंसल चेतावनी भरे स्वर में बोला। यहां मैं अकेला नहीं हूं, आपके इर्द गिर्द 4 पुलिस वाले और मौजूद हैं। नम्रता खामोश रही। उसने अपने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई तो पाया कि कई निगाहें उस पर केंद्रित थी। बड़ी मुश्किल से उसने अपने आप पर काबू पाया और फिर प्रत्यक्ष लापरवाही से बोली, ठीक है, अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं अपनी अपॉइंटमेंट पर बाद में जाऊं तो बाद में सही। फिर वो लंबे डग भरती हुई वापस कोठी के कंपाउंड में दाखिल हो गई। बंसल उसके साथ साथ कोठी में दाखिल हुआ। मैं ऊपर अपने बेडरूम में हूं, नम्रता बोली। जब तुम्हारा इंस्पेक्टर आए तो बुलवा लेना। आप नीचे ही रहिए, बंसल बोला। बैठक में बैठिए प्लीज। नम्रता असहाय भाव से कंधे उचकाती ड्राइंग रूम में पहुंची। तो बंसल बड़े अदब से बोला, बॉबी बाजार गई है? हाँ, नम्रता फंसे कंठ से बोली। कोठी से बाहर निकलती तो वो नहीं दिखाई दी थी हमें। नम्रता के कंठ से बोलना फूटा। मैं जरा फोन करके आता हूं। नम्रता ने सहमति में सिर हिलाया। बंसल वहां से विदा हो गया। पीछे बैठे नम्रता की रही सही हिम्मत भी ये देखकर दगा दे गई कि बंसल अपने पीछे ड्राइंग रूम का दरवाजा बंद करके गया था।
टेलीफोन करने की नीयत से बंसल स्टडी में पहुंचा तो उसने पाया कि स्टडी के बीचों बीच एक एल्यूमिनियम की दोहरी सीढ़ी लगी हुई थी, जिसके ऊपर बने स्टूल के टॉप जैसे प्लेटफॉर्म पर बैठा वही छत के सहारे लटके विशाल झाड़ फानूस की सागवान की लकड़ी की बनी छत के साथ लगी उस गोलाकार प्लेट का मुआयना कर रहा था, जिसके आगे लगी वो रॉड भी लकड़ी की थी जिसके सहारे वो फानूस लटका हुआ था। ये क्या हो रहा है? बंसल कर्कश स्वर में बोला। अर्जुन ने सिर झुकाकर नीचे बंसल की तरफ देखा। तुम? बंसल हैरानी से बोला। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब क्या कर रहा हूं? अर्जुन बड़े इत्मीनान से सीढ़ी से नीचे उतरता बोला। अब तो कर चुका। क्या कर चुके? गोली की तलाश। गोली? झाड़ के लकड़ी के बेस में धसी हुई है, और अगर वो गोली 38 कैलिबर की ना निकले तो मेरा नाम घटोत्कच वल्द भीमसेन रख देना। गोली 38 कैलिबर की? यहाँ? हाँ, ये जरूर तुम्हारी कोई शरारत है। मेरी क्या शरारत है? मैंने गोली लाकर हथौड़े से छत में ठोक दी, क्योंकि रिवॉल्वर तो मेरे पास है नहीं। सच पूछो तो मेरे पास तो हथौड़ा भी नहीं है। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? मेटल डिटेक्टर, जिसकी मदद से मैंने गोली तलाश की है। तुम खबरदार, जो यहां से हिले। मैं इंस्पेक्टर साहब को फोन करता हूं। बंसल तत्काल मेज पर पड़े फोन की ओर झपटा। बहुत चालाक, प्रभुदयाल बोला। बहुत हौसलामंद औरत थी। पता नहीं कैसे आखिरी घड़ी में आपा खो बैठी। सब स्टडी में बैठे थे। उस घड़ी प्रभुदयाल के अलावा वहां बंसल, अर्जुन, सुनील, प्रदीप सक्सेना और पंकज मौजूद थे। ऊपर नम्रता के कमरे की वार्डरोब में से बॉबी की लाश बरामद हो चुकी थी और नम्रता को उसके कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया जा चुका था। झाड़ फानूस में से गोली बरामद की जा चुकी थी और नरोत्तम ठाकुर की रिवॉल्वर के साथ विशेष रूप से वहां तलब किया गया पुलिस का बैलिस्टिक एक्सपर्ट ये तस्दीक करके वहां से जा चुका था कि वो गोली ठाकुर की उस 38 कैलिबर की रिवॉल्वर से ही चलाई गई थी, जो कि सोमवार रात को उसकी लाश के नीचे दबी पाई गई थी। बेचारी बॉबी, पंकज बोली। इतनी बेचारी तो वो यकीनन नहीं रही होगी, सुनील बोला, क्योंकि नम्रता ने उसका खून खामखा तो किया नहीं होगा। जरूर वो, प्रदीप सक्सेना बोला, उसकी किसी गंभीर करतूत की साक्षी थी, जिसकी वजह से उसका मुंह हमेशा के लिए बंद करने के लिए नम्रता को उसका खून करना पड़ा था। सबके सिर सहमति में हिले। बहरहाल, प्रभुदयाल बोला, बॉबी जिंदा होती तो ये हमारे लिए भारी सहूलियत की बात होती। फिर वो अदालत में नम्रता के खिलाफ हमारी खास गवाह होती। उसकी गवाही के बिना भी, सुनील बोला, ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि आखिरकार क्या हुआ था और नम्रता का उसमें क्या योगदान था। योगदान का मतलब? प्रभुदयाल बोला, सब किया धरा था ही उसका। नरोत्तम ठाकुर का कत्ल भी? नहीं, वो ज्योत्सना जोशी ने ही किया था। अभी भी अपनी जिद पर अड़े हो? ठाकुर साहब का कत्ल नम्रता ने किया नहीं हो सकता। जब वो ऊपर ठाकुर साहब के बेडरूम में उनकी ओवल्टीन में डिजिटेक्स मिलाकर अपनी गैरहाजिरी में भी उनकी मौत का सामान कर गई थी, तो नेपियन हिल की शादी से खिसक कर यहाँ ठाकुर साहब को शूट करने आना उसके लिए जरूरी नहीं था। इतना तो कबूल करते हो ना कि ठाकुर साहब अगर वो ओवल्टीन पीते तो जरूर मारे जाते? हाँ, और उनकी मौत का यूं सामान नम्रता के सिवाय किसी ने नहीं किया हो सकता था। वैसे देर सवेर तो ठाकुर साहब ने मरना ही था और वो औरत बड़े सब्र के साथ अपने लिए उस शुभ घड़ी का इंतजार कर रही थी। जब एक काम कुदरत नहीं कर देना था तो वो उसे खुद करने की जहमत या खतरा क्यों मोल लेती? यही वजह थी कि उसने सबकी निगाहों में अपना इमेज एक ऐसी निष्ठावान पत्नी का बनाया हुआ था, पति की सेवा करना ही जिसका परम धर्म था। वो इंतजार कर सकती थी। दौलत के लालच में जब उसने बूढ़े लाचार ठाकुर साहब को अपने ऊपर आशिक करवाकर उनसे शादी की थी, तो इस बात से वो तब भी बेखबर नहीं थी कि हो सकता था ठाकुर साहब को अगली सांस न आती और हो सकता था कि वो कई साल गुजार जाते। लेकिन फिर कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से नम्रता के लिए ठाकुर साहब का तत्काल मृत्यु को प्राप्त होना जरूरी हो गया। सोमवार शाम को उसने टेलीफोन पर ठाकुर साहब का अपने वकील सक्सेना साहब से वो वार्तालाप सुन लिया, जिसमें उन्होंने अगली ही सुबह नई वसीयत के जरिए नम्रता को अपनी जमीन जायदाद से मुकम्मल तौर से बेदखल करने का फैसला सुनाया था। ये वो बात थी जिसकी वजह से ठाकुर साहब का अगली सुबह अपनी नई वसीयत पर दस्तखत कर पाने से पहले मर जाना जरूरी था। बतौर नर्स, नम्रता डिजिटेक्स के घातक ओवरडोज की बाबत भी जानती थी और ये भी जानती थी कि डिजिटेक्स के आदि शख्स के पोस्टमार्टम से भी उस ओवरडोज का पता नहीं लगाया जा सकता था। ऊपर से उसे अपनी कामयाबी की 100% गारंटी थी, क्योंकि ये उसका आजमाया हुआ तरीका था। आजमाया हुआ तरीका था? सक्सेना हैरानी से बोला। किस पर आजमाया हुआ तरीका था? ठाकुर साहब की माता चंद्रवती पर आजमाया हुआ तरीका था। ठाकुर साहब की तरह वो भी दिल की मरीज थी और रेगुलर डिजिटेक्स खाती थी। ये बात भी किसी से छुपी नहीं थी कि वो नम्रता के खिलाफ थी और ठाकुर साहब की नम्रता से शादी के तो सख्त खिलाफ थी,
और ये हकीकत है कि ठाकुर साहब की नम्रता से शादी तभी हो पाई थी जबकि उनकी माता इंतकाल फरमा गई थी। लेकिन पंकज मंत्रमुग्ध सी बोली, दादी माँ का भी कत्ल? उस कत्ल की तस्दीक शोभना श्रीवास्तव नाम की उस दूसरी नर्स के बयान से होती है, जो ठाकुर साहब की बीमारी के शुरुआती दिनों में नम्रता के साथ उनकी तीमारदारी करती रही थी। शोभना, जिसका डॉक्टर भट्ट से पता जानकर, जिससे कि मैं आज ही मिला हूँ, कहती है कि चंद्रावती की उससे बहुत बनती थी और वो अपने दिल की बातें अक्सर उससे किया करती थी। कोई बड़ी बात नहीं कि नम्रता के लिए अपनी नापसंदगी ज्यादा शिद्दत से जाहिर करने के लिए चंद्रावती शोभना को ज्यादा छूट देती हो। बहरहाल यूं ही अपने दिल की एक बात चंद्रावती ने शोभना से उस रात को की थी, जिससे अगली सुबह वो अपने बेडरूम में मरी पाई गई थी और ये नतीजा निकाला गया था कि उन्हें रात को सोते में दिल का दौरा पड़ गया था। शोभना कहती है कि उस रात को चंद्रावती ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि वो नम्रता के अपने बेटे से शादी हरगिज नहीं होने दे सकती थी, क्योंकि उन्हें निश्चित रूप से मालूम हो चुका था कि नम्रता श्याम भैया से फंसी हुई थी और कम से कम 1.5 साल से उसके श्याम भैया से अवैध संबंध थे। हे भगवान, पंकज के मुंह से निकला। उस रात ठाकुर साहब सो चुके थे। शोभना कहती है कि चंद्रावती उस बात को लेकर इतना आंदोलित थी कि अगर ठाकुर साहब नाजुक तंदुरुस्ती के दौर से ना गुजर रहे होते तो वो उन्हें जगाकर श्याम भैया और नम्रता के अवैध संबंधों की दास्तान सुनाती। वो काम अगली सुबह के लिए मुलतवी करके वो सोई तो कर्टसी नर्स नम्रता उन्हें अगली सुबह देखना नसीब ना हुआ। क्या गारंटी है? पंकज आवेशपूर्ण स्वर में बोली कि नम्रता ने ऐसा किया था। कोई गारंटी नहीं, सुनील बोला, सिवाय इसके कि उसके पास चंद्रावती के कत्ल का तगड़ा उद्देश्य था, वैसे ही जैसे उसके पास ठाकुर साहब के कत्ल का तगड़ा उद्देश्य था। चंद्रावती का मरना इसलिए जरूरी था क्योंकि वो नम्रता की ठाकुर साहब से शादी में विघ्न डालने वाली थी, और ठाकुर साहब का मरना इसलिए जरूरी था क्योंकि वो उसे इस शान शौकत की जिंदगी से महरूम करने की और उसे उसकी औकात तक पहुंचा देने का इरादा रखते थे, जिस पर वो तब थी जबकि वो नर्स थी। शोभना ये बात पहले जुबान पर क्यों न लाई? वो तो अब भी इस बात को जुबान पर लाने को तैयार नहीं थी। बाज लोग ऐसे ही होते हैं, किसी विवादास्पद बात को जुबान पर लाने से घबराने वाले। फिर जैसे तुम कहती थी कि क्या गारंटी थी कि नम्रता ने ऐसा किया था, वैसे ही शोभना भी तो सोच सकती थी कि क्या गारंटी थी कि चंद्रावती की मौत नम्रता ने बुलाई थी। ओह, आज भी मेरा दिल ही जानता है कि कैसे मैं उसे इस बाबत अपनी जुबान खोलने के लिए तैयार कर पाया था। वो तो इस विषय पर बात करके राजी नहीं थी। इंसाफ की दुहाई देकर, तुम्हारी खैरियत की दुहाई देकर मैंने उसे जुबान खोलने के लिए राजी किया था। पंकज की खैरियत की दुहाई? सक्सेना बोला। मैंने कहा पहले इसकी दादी मर गई, फिर बाप मर गया और अब खुद इसका भी नंबर आ सकता था। मिस्टर, सक्सेना आतंकित भाव से बोला, बहुत खराब आदमी हो तुम। सुनील हंसा। लेकिन पंकज बोली, जब नम्रता का श्याम भैया से अफेयर था तो वो पापा से शादी करने को कैसे तैयार हो गई? क्योंकि तब श्याम भैया की कोई औकात नहीं थी और तुम्हारे पापा दौलत की दुनिया के अजीम शान हस्ती थे। एक मामूली हैसियत की जिंदगी में, एक अति महत्वाकांक्षी रूपवती की जिंदगी में श्याम भैया तो बहुत आ सकते थे, लेकिन ठाकुर साहब जैसा एक बार आया था तो दोबारा नहीं आने वाला था। ऊपर से उनकी खस्ता तंदुरुस्ती की वजह से उनकी कभी भी चलचल हो जाने का आश्वासन था। कोई बड़ी बात नहीं कि श्याम भैया और नम्रता ने आपस में सलाह करके ही फैसला किया हो कि उनका अफेयर तो ठाकुर से नम्रता की शादी के बावजूद भी चलता रह सकता था, और देर सवेर जब ठाकुर साहब का पुलंदा बन जाता तो श्याम भैया और ठाकुर साहब की दौलत की सूरत में नम्रता के दोनों हाथ में लड्डू होते। लिहाजा नम्रता ने ठाकुर साहब से शादी कर ली। उसने श्याम भैया से अपना अफेयर भी जारी रखने की कोशिश की, लेकिन ठाकुर साहब के कुछ देख सुन लिया होने की वजह से वो सिलसिला जारी ना रह सका। ये नम्रता की खुशकिस्मती थी कि नम्रता जैसी रूपवती के मोहजाल में फंसे ठाकुर साहब ने तब श्याम भैया की नीयत पर शक किया, नम्रता की नीयत पर नहीं। उन्होंने ये समझा कि श्याम भैया ही उनकी बीवी के पीछे पड़ा हुआ था। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने श्याम भैया के अपने घर में घुसने पर पाबंदी लगा दी। फिर श्याम भैया दुबई चला गया और प्रत्यक्ष वो कहानी खत्म हो गई। प्रत्यक्ष? हाँ, असल में तो मुझे नहीं लगता कि वो आशनाएं इतनी आसानी से चूक जाती। ऐसा नहीं हुआ था। इसका यह भी सबूत है कि ठाकुर साहब मरे नहीं कि श्याम भैया फिर राजनगर में, वो हर घड़ी फिर इस घर में हाजिर। लेकिन सक्सेना ने प्रतिवाद किया, वो तो आते ही पंकज के चक्कर में पड़ गया था। मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं था, तत्काल पंकज बोली। वो तो नम्रता ही उसे मुझ पर थोपती रहती थी, कहती रहती थी कि श्याम भैया मेरी तारीफ करता था और वो मुझे उससे मिलने जुलने के लिए बढ़ावा देती मालूम होती थी। ऐसा वो इसलिए करती होगी, सुनील बोला, ताकि लोग बाग ये समझे कि श्याम भैया उससे नहीं तुम्हारे से मिलने यहाँ आता था। श्याम भैया नम्रता की खातिर यहाँ आता लगता तो ये कानाफूसी जरूर होती कि ठाकुर साहब के मरते ही, उनके रास्ते से हटते ही वो फिर नम्रता के फेर में पड़ गया था।
ये नम्रता की बहुत सोची समझी चाल थी कि देखने वालों को यही लगे कि वो पंकज की फिराक में था। अगर ऐसा था, सक्सेना बोला, तो नम्रता श्याम भैया की शिकायत क्यों कर रही थी? वो इस बात से फिक्रमंद क्यों थी कि पंकज श्याम भैया के चक्कर में आती जा रही थी? जरूर श्याम भैया ने नम्रता के प्रति कोई ऐसा रवैया अख्तियार किया होगा, सुनील बोला, जो कि नम्रता को खटका होगा। वैसे भी श्याम भैया, जिसने कि पिछले 3 सालों में अपनी औकात भी बना ली थी, का नम्रता की बनिस्बत पंकज की ओर झुकाव होना ज्यादा समझ में आता है। पंकज और नम्रता दोनों ठाकुर साहब की जायदाद की वारिस थी, लेकिन नम्रता विधवा थी, जबकि पंकज उससे उम्र में कदरन छोटी कुमारी कन्या थी। ऊपर से नम्रता ऐसे मिजाज की औरत मालूम होती है जो खुद तो किसी मर्द से भले ही कन्नी काट ले, लेकिन कोई मर्द उससे किनारा करने लगे ये उसे गवारा नहीं होता था। फिर एक शादीशुदा औरत होने के बावजूद, एक पतिव्रता स्त्री का इमेज बना रखे होने के बावजूद, वो स्त्री सुलभ स्पर्धा से बाज नहीं आ सकती थी जो कि रूपवती औरत में किसी मर्द को अपने पर मर मिटता देखने के लिए होती है। ऊपर से मुसीबत ये थी कि खूबसूरती और जवानी में वो अपने बराबर किसी को नहीं समझती थी। वही वो अहंकार था जिसने श्याम भैया की गैरहाजिरी में पीछे तन्हा पड़ गई नम्रता को कुंवर युद्धवीर सिंह को अपने पर आशिक करवाने के लिए प्रेरित किया। इस घर में युद्धवीर को सुनील पंकज से संबोधित हुआ। तुम ही लाई थी ना? पंकज ने बड़े संकोचपूर्ण भाव से सहमति में सिर हिलाया। जरूर नम्रता तुमसे, तुम्हारे लाइफस्टाइल से ईर्ष्या करती थी और समझती थी कि अगर वो युद्धवीर को तुमसे विमुख करवाकर अपने पर आशिक करवाने में कामयाब हो जाती तो वो इसे तुम्हारे ऊपर अपनी बहुत बड़ी जीत मानती। सुनील पंकज के चेहरे पर एक निगाह डालने के लिए ठिठका और फिर बोला, और ये जीत उसकी हुई भी। युद्धवीर, जो कि एक फ्रॉड था, खूबसूरत धनवान औरतें फंसाना जिसका कारोबार था, जिगोलो था, बहुत जल्द और बहुत आसानी से नम्रता के चक्कर में आ गया, जबकि प्रचारित उसने यही कर रखा था कि वो पंकज का दीवाना था और उसी की फिराक में यहाँ आता था। यानी कि अपने तमाम कुकर्म मेरे सिर थोपना नम्रता की कार्यप्रणाली का हिस्सा था। बिल्कुल, एन यही करती थी वो हमेशा ऐसा इंतजाम करके रखती थी कि अगर उसका कोई कुकर्म पकड़ा जाए तो आक्षेप तुम्हारे ऊपर आए। फिर तो वो वीडियो फिल्म के बारे में झूठी बोल रही थी। वीडियो फिल्म? कैसी वीडियो फिल्म? वो कहती थी कि युद्धवीर के पास मेरी कोई वीडियो फिल्म थी जो कि उसने चोरी से बना ली थी। बुधवार से मैं यही सोच सोच के हलकान हो रही थी कि युद्धवीर ने कब की मेरी वीडियो फिल्म बना ली थी, और फिर जब मैंने उसके साथ खास कुछ किया ही नहीं था तो वो फिल्म मुझे ब्लैकमेल करने का जरिया कैसे बन सकती थी? वो वीडियो फिल्म जरूर नम्रता की होगी और उसी के जरिए युद्धवीर उसे धमका रहा होगा कि अगर उसने युद्धवीर से बाहर जाने की कोशिश की तो वो ठाकुर साहब को अपने और उसके अवैध संबंधों की खबर कर देगा और बतौर सबूत वो वीडियो फिल्म पेश कर देगा। जरूर यही बात थी। नम्रता मेरी भलाई की खातिर नहीं, अपनी भलाई की खातिर सोमवार दोपहर बाद युद्धवीर से मिलने गई थी और यूं युद्धवीर की नीयत उस पर उजागर हुई। उसे ये एहसास हुआ कि उस फिल्म के जरिए वो उसे उम्र भर ब्लैकमेल करता रह सकता था। नतीजतन परसों रात को वो पुख्ता इरादों के साथ और पूरी तैयारी के साथ फिर युद्धवीर के फ्लैट पर पहुंची। यानी कि युद्धवीर का खून भी? पंकज सहम कर खामोश हो गई। नम्रता, सुनील आगे बढ़ा, यूं आधी रात को जब चुपके से यहां से निकलकर युद्धवीर से मिलने उसके फ्लैट पर जाती थी तो वो तुम्हारा पेटूला सिल्वर फॉक्स के नाम से जाना जाने वाला नारवेन कोट और वैसी ही टोपी पहनकर जाती थी, ताकि उस पोशाक के बिना पर ही देखने वाला ये समझे कि उसने नम्रता को नहीं तुम्हें देखा था। और फिर ठाकुर साहब तक जब इस बाबत कोई शिकायत पहुंचे तो वो नम्रता की नहीं तुम्हारी हो। ओ माय गॉड! तभी सोमवार शाम को जब पापा मेरे कमरे में आए थे तो वो शिकायत कर रहे थे कि मैं अपनी वार्डरोब को ताला लगाकर क्यों नहीं रखती थी। जरूर वो नम्रता की इस करतूत से वाकिफ थे, यकीनन वाकिफ थे। यही नम्रता की वो खता थी, सक्सेना धीरे से बोला, जिसे ठाकुर साहब कभी माफ नहीं कर सकते थे। उन्हें ये किसी हाल में गवारा नहीं था कि उनकी बेवफा बदचलन बीवी अपने कुकर्मों को उनकी निर्दोष बेटी पर थोपती। वो तो वाकिफ थे। प्रभुदयाल बीच में बोल पड़ा, लेकिन रिपोर्टर साहब, तुम कैसे वाकिफ हो नम्रता की करतूतों से? वैसे ही जैसे ठाकुर साहब वाकिफ थे, सुनील बोला। ठाकुर साहब कैसे वाकिफ थे? उन्हें वाकिफ लिटन रोड पर शालीमार सिनेमा की इमारत में स्थित प्रीमियर डिटेक्टिव एजेंसी ने कराया था, जिसे कि ठाकुर साहब ने युद्धवीर की पड़ताल के लिए एंगेज किया था। उन्हें वाकिफ डिटेक्टिव एजेंसी की उस रिपोर्ट ने कराया था जो एजेंसी ने क्विक कुरियर सर्विस के जरिए शनिवार सुबह यहां ठाकुर साहब के पास भिजवाई थी और जिसे पढ़कर ठाकुर साहब की हालत बद हो गई थी। ये सुनील ने अपनी जेब से एक तय किया हुआ कागज निकालकर खोला और उसे मेज पर रखा। उस रिपोर्ट की डिटेक्टिव एजेंसी के ऑफिस में मौजूद कॉपी की फोटोकॉपी है, जिसमें यह लिखा है कि 10 फरवरी बुधवार की रात को 12 बजे नॉर्वेन पेटूला सिल्वर फॉक्स कोट और वैसी ही टोपी पहने एक युवती को हरनबी रोड की उस इमारत में दाखिल होते देखा गया था जिसमें कि कुंवर युद्धवीर सिंह का फ्लैट था
और फिर सुबह 4 बजे उस औरत को वहां से निकलते हुए देखा गया था। सक्सेना ने वो रिपोर्ट उठाकर पढ़ी और फिर उसे पंकज को सौंप दिया। पंकज ने भी वो रिपोर्ट पढ़ी और फिर रुआंसे स्वर में बोली, मैं रात के वक्त वहां कभी नहीं गई। मुझे मालूम है, सुनील सहानुभूतिपूर्ण स्वर में बोला। अब तो ये बात स्थापित हो चुकी है कि तुम्हारा कोट और टोपी पहनकर वहां नम्रता जाती थी, लेकिन पापा तो यही समझते इस दुनिया से चले गए कि वो मैं थी। अब वो तो ये बात कभी नहीं जान पाएंगे ना कि वो मैं नहीं नम्रता थी। चश्मे बदूर वो जानते थे, वो अपनी जिंदगी में ही जानते थे। कैसे जानते थे? डिटेक्टिव एजेंसी के जरिए जानते थे। ठाकुर साहब ने मूल रूप से उन्हें युद्धवीर के कैरेक्टर की पड़ताल के लिए एंगेज किया था। उस रिपोर्ट का मेजर पोर्शन उस पड़ताल से ही संबंधित है, जो कि ये बताती है कि युद्धवीर पहले से शादीशुदा था। पहली बीवी से उसे 2 बच्चे थे और पहली बीवी से उसका तलाक भी नहीं हुआ था। वो किसी रियासत का राजकुमार नहीं था, ऑक्सफोर्ड का पढ़ा लिखा नहीं था, और उसकी सारी ऐश उन धनाढ्य औरतों से दौलत ऐंठ कर होती थी जो बदकिस्मती से उसको चुंगल में आन फंसती थी। इस रिपोर्ट में 10 तारीख की रात वाली युवती का जिक्र युद्धवीर के प्लेबॉय इमेज को उभारने के लिए महज एक मिसाल के तौर पर किया गया है, लेकिन साथ ही एक कुशल डिटेक्टिव एजेंसी के तौर पर, एक अच्छी बिजनेस कंसर्न के तौर पर उन्होंने ये भी ऑफर किया है कि ठाकुर साहब की इच्छा होने पर वो उस युवती के बारे में भी तहकीकात कर सकते थे। साहिबान, यही वो चिट्ठी थी पिछले शनिवार की सुबह को ठाकुर साहब ने जिसे पढ़कर फाड़ दिया था और टुकड़े रद्दी की टोकरी में फेंक दिए थे। वही टुकड़े नम्रता ने वापस बीन लिए थे और बड़े यत्न से उन्हें जोड़कर चिट्ठी पढ़ ली थी। उसके छक्के न छूटे, पंकज बोली। उसके छक्कों पर मैं बाद में आऊंगा, पहले मैं चिट्ठी के संदर्भ में ही एक और बात कहना चाहता हूँ। साहिबान, ये बात मुझे बॉबी ने बताई थी कि नम्रता ने उस चिट्ठी के टुकड़े रद्दी की टोकरी से बीनकर बड़े यत्न से जोड़े थे और वो चिट्ठी पढ़ी थी। मैंने नम्रता से मिलकर उससे इस बाबत 2 टूक सवाल किया था, तो उसने चुटकियों में मेरे सामने इस बात का नमूना पेश कर दिया था कि वो कितनी चालाक और तेज दिमाग औरत थी। राम मिलन की गवाही की वजह से, उस चिट्ठी के अस्तित्व से और बॉबी की गवाही की वजह से अपनी करतूत से तो वो मुकर नहीं सकती थी। इसलिए उसने ये जाहिर किया कि वो चिट्ठी वास्तव में एक जहर में डूबी कलम से लिखी चिट्ठी थी। पॉइजन पेन लेटर, सक्सेना बोला। वही। उसने कहा कि वो चिट्ठी किसी निहायत कमीने आदमी की बहुत घटिया हरकत थी, जिसमें पंकज और युद्धवीर को लेकर बड़ी फाश बातें लिखी हुई थी। उसने मुझे ये तक सुझाया था कि उस चिट्ठी का लेखक कौन हो सकता था, जबकि अब हम जानते हैं कि असल में वो चिट्ठी क्या थी। वो चिट्ठी वो थी जिसकी फोटोकॉपी अभी आप सबने देखी। बहरहाल उस घड़ी मुझे नम्रता की बातों पर यकीन आ गया था। मैं मान गया था कि वो कोई पॉइजन लेटर ही था। अपनी वो चाल चल गई पाकर नम्रता ने कल यहाँ मेरी मौजूदगी में ही उस फास्ट चिट्ठी वाली बात को और स्थापित करने की कोशिश की। मैं ड्राइंग रूम में उसके पास से हटकर थोड़ी देर के लिए यहाँ आया तो उसने मेरे पीछे फोन करके अपने पुराने हिमायती श्याम भैया को बुला लिया, जो ये दावा करने लगा कि उसे भी वैसी फास्ट चिट्ठी मिली थी। उस चिट्ठी से साफ मालूम होता था कि वो बहुत जल्दबाजी का नतीजा था। कैसे मालूम होता था? एक तो वो हाथ से लिखी हुई थी, क्योंकि नम्रता को तत्काल टाइपराइटर उपलब्ध नहीं था। दूसरे, उसमें बस ये एक ही फिक्रा लिखा हुआ था कि पंकज युद्धवीर की रखेल थी। तीसरे, चिट्ठी का कोई लिफाफा वगैरह उपलब्ध नहीं था, जबकि श्याम भैया कहता था कि वह चिट्ठी उसे अपने लेटर बॉक्स में पड़ी मिली थी। ओह, हकीकतन हुआ ये होगा कि नम्रता के बुलाए श्याम भैया दौड़ा दौड़ा वहां पहुंचा होगा और फिर उसकी सलाह पर उसने एक कागज पर वो फिक्रा घसीटकर मेरे सामने पेश कर दिया होगा। उसने वो फिक्रा मोटे मोटे उबड़ खाबड़ लफ्जों में लिखा था, लेकिन फिर भी उसे अंदेशा था कि उसका हैंडराइटिंग पहचान लिया जा सकता था। इसलिए मुझे उस चिट्ठी के भरपूर दर्शन करा चुकने के बाद उसने उस चिट्ठी को लाइटर से जलाकर राख कर दिया, ताकि उस चिट्ठी का कोई अवशेष ही बाकी ना रहता। बात यह हो रही थी, पंकज व्यग्र भाव से बोली, कि असल चिट्ठी की नम्रता पर क्या प्रतिक्रिया हुई थी। हाँ, सुनील बोला। वो चिट्ठी पढ़कर दम तो उसका खुश्क हुआ ही होगा, लेकिन जाहिर है कि छक्के नहीं छूटे थे उसके। इसलिए नहीं छूटे थे क्योंकि ठाकुर साहब ने समझा था कि आधी रात वाली वो लड़की पंकज थी और नम्रता ने उनकी इस समझ को मजबूत करने में अपनी तरफ से कोई कसर नहीं उठा रखी थी। वो जानती थी कि जब तक ठाकुर साहब का शक पंकज पर था तब तक वो सेफ थी। फिर जरूर उसने ठाकुर साहब को ये पट्टी पढ़ानी शुरू की होगी कि पंकज की इज्जत के लिए, खुद उनकी इज्जत के लिए यही अच्छा था कि वो सारी कथा का वहीं पट्टाक्षेप कर देते। उसकी निगाह में ठाकुर साहब उसकी बात मान भी गए थे, क्योंकि उस रोज और उससे अगले रोज घर में पूरी शांति रही थी। फिर रविवार शाम को घर में चोर आया होने का और ज्योत्सना जोशी की गिरफ्तारी का हंगामा हो गया, और यूं नम्रता को लगा कि वक्ती तौर पर तो ठाकुर साहब की उस मसले की तरफ से तवज्जो हटी गई थी। सुनील एक क्षण ठिठका और फिर बोला, लेकिन हकीकतन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हकीकतन उस दौरान हर घड़ी ठाकुर साहब के दिल और दिमाग में जंग छिड़ी रही थी।
दिमाग कहता था कि वो लड़की पंकज ही थी, जबकि दिल कहता था कि उनकी बेटी ऐसी चरित्रहीन युवती नहीं हो सकती थी। किसी से मोहब्बत करना एक जुदा बात थी जिसे कि वो समझ सकते थे, लेकिन उनकी बेटी आधी रात को चोरों की तरह अपने प्रेमी का बिस्तर गर्म करने के लिए घर से जाती हो, ये बात उनके गले से नहीं उतर रही थी। आखिरकार दिल और दिमाग की जंग में दिल की जीत हुई। उनके दिल ने गवाही दी कि पंकज ऐसी जलील हरकत नहीं कर सकती थी। एक बार ये फैसला कर लेने के बाद दुर्लभ नॉर्वेन कोट और टोपी की इस घर में उपलब्धि की वजह से उनका ध्यान नम्रता की ओर जाना स्वाभाविक था। एक बार उनकी विचारधारा का रुख बदलने की देर थी कि उनके दिल और दिमाग दोनों गवाही देने लगे कि तमाम किया धरा नम्रता का था। उनकी इस सोच का यही काफी सबूत है कि अगली सुबह उन्होंने सक्सेना साहब को फोन करके अपनी वसीयत तब्दील करने की इच्छा जाहिर की। वो फोन कॉल पंकज ने सुनी तो वो यही समझी कि उसके युद्धवीर से संबंधों की वजह से ठाकुर साहब वो कदम उसके खिलाफ उठाने जा रहे थे। पंकज, तुमने उस फोन कॉल का जिक्र नम्रता से किया था? किया था, पंकज बोली। तभी तो उसने ये बात युद्धवीर का फोन आने पर आगे उसे भी कह सुनाई थी। मेरा भी यही ख्याल था। यूं नम्रता और भी आश्वस्त हो गई थी कि वो सेफ थी और उम्मीद करने लगी कि ठाकुर साहब तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल करके अपनी सारी जायदाद का वारिस उसे बना देंगे। लेकिन ठाकुर साहब तो किसी और ही फिराक में थे। सोमवार को उन्होंने राममिलन को कार समेत क्लब से डिसमिस कर दिया और एक टैक्सी पर सवार होकर वे डिटेक्टिव एजेंसी के ऑफिस में पहुंचे। वहां से उन्हें मालूम हुआ कि एजेंसी का जो जासूस युद्धवीर के फ्लैट की निगरानी पर तैनात किया गया था, उसने 10 तारीख रात को 12 बजे वहां पहुंची युवती की सूरत भली भांति देखी थी। बाकी का काम आसान था। उन्होंने फौरन जासूस को इस हिदायत के साथ यहाँ भेजा कि उसने बहाने से चुपचाप उनकी बेटी और बीवी की सूरत देख के आनी थी। जासूस ने ऐसा किया तो फौरन नम्रता को आधी रात वाली युवती के तौर पर पहचान लिया। जासूस की वो रिपोर्ट हासिल होने के बाद ठाकुर साहब वापस जिमखाना क्लब पहुंचे, जहां की उनकी सक्सेना साहब से मुलाकात तय थी। उन्होंने सक्सेना साहब को नम्रता को विरसे से पूरी तरह से बेदखल करती नई वसीयत तैयार करने की हिदायत दी और उसे लेकर कल रात 9 बजे इन्हें यहाँ आने को कहा। शाम को 6 बजे जब वो परेशान हाल यहाँ वापस लौटे, तब तक उनकी घर से लंबी अप्रत्याशित गैरहाजिरी की वजह से नम्रता का दम निकला जा रहा था। ये बात उसे और भी हल्कान कर रही थी कि ठाकुर साहब ने राममिलन को घर भेज दिया था, जैसा कि उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। वो नहीं जानती थी कि ठाकुर निश्चित तौर से ये जानकर घर लौटे थे कि उनकी बीवी ने न सिर्फ उनके साथ दगा किया था, उसने अपने कुकर्मों को उनकी निर्दोष बेटी पर थोपने की कोशिश की थी। ठाकुर साहब के मिजाज से ही नम्रता भाप गई थी कि जरूर कोई गड़बड़ थी। इसलिए 7 बजे के करीब जब ठाकुर साहब ने सक्सेना को फोन करके कहा कि नम्रता को बेदखल करने वाली वसीयत को लेकर वो रात को उनके पास ना आए, तो वो फोन कॉल नम्रता अपने कमरे में से अपने पैरेलल टेलीफोन पर सुन रही थी। वो तत्काल समझ गई कि उसका खेल खत्म होने को था। अब एक ही तरीके से उसका बचाव हो सकता था कि ठाकुर साहब अगली सुबह सक्सेना साहब के दफ्तर में जाकर नई वसीयत साइन करने से पहले ही परलोक सिधार जाते। ठाकुर साहब को उसी रात उनके अंतिम सफर पर विदा कर देने का तुर्त फुर्त और पहले से आजमाया हुआ तरीका डिजिटेक्स का ओवरडोज ही था। लिहाजा शादी पर रवाना होने से पहले वो किसी तरह ठाकुर साहब की ओवल्टीन में डिजिटेक्स की गोलियां पीसकर मिला देने में कामयाब हो गई। उसी रात पंकज और सेठ परिवार के साथ उसका नेपियन हिल पर शादी में जाना पूर्व निर्धारित था और ये संयोग उसके लिए बहुत बड़ा वरदान था। यूं 5 गवाहों के साथ घर से गई वो जब 5 गवाहों के साथ ही घर लौटती और यहाँ ठाकुर साहब को मरा हुआ पाती तो कोई हरगिज भी उस पर शक न कर पाता। किया भी नहीं किसी ने, प्रभुदयाल बोला। एग्जैक्टली, लेकिन ठाकुर साहब को उनके बेडरूम में मरा पाने की जगह जब उसने उन्हें यहाँ स्टडी में गोली खाकर मरा पाया तो जरूर सस्पेंस के मारे उसका दम ही निकल गया होगा। तब सबसे पहले उसका ध्यान ओवल्टीन के डब्बे की ओर जाना स्वाभाविक था, जिसमें कि वो डिजिटेक्स की सूरत में जहर मिला के गई थी। तब सबसे पहले उसने ठाकुर साहब के बेडरूम में जाकर ओवल्टीन का वो डिब्बा ही गायब किया और उसकी जगह नया डिब्बा रखा। उस घड़ी वो नहीं जानती थी कि उसकी गैरहाजिरी में पुराने डिब्बे में से वो डिजिटेक्स मिली ओवल्टीन का एक चम्मच निकालकर कृष्णा हजम कर चुकी थी। लेकिन अगली सुबह उसने जब कृष्णा को अधमरी हालत में देखा और उसे ये पता लगा कि रात को भी वो तड़पती ही रही थी, तो मामूली पूछताछ से ही वो जान गई कि कृष्णा ने ठाकुर साहब के डिब्बे से ओवल्टीन निकालकर पी थी। तब नम्रता को यह फिक्र होना स्वाभाविक था कि कृष्णा इस बाबत कुछ बक न दे। तभी कंगन की चोरी वाली बात उठी। वो कंगन वास्तव में बॉबी ने चुराया था, लेकिन पोल खुल जाने के डर से उसने उसे कृष्णा के कमरे में छुपा दिया था, जहां से कि वो तलाशी होने पर बरामद हुआ था। उस कंगन की चोरी की सूरत में तब नम्रता को कृष्णा से पीछा छुड़ाने का एक रेडीमेड बहाना मिल गया। उसने कृष्णा को खड़े पैर नौकरी से निकाल दिया और अपनी तरफ से उस कहानी को खत्म जान लिया। यानी कि सक्सेना बोला, कृष्णा को नौकरी से इसलिए नहीं निकाला गया था क्योंकि उसने कंगन चुराया था, बल्कि इसलिए निकाला गया था क्योंकि अगर वो घर में रहती तो देर सवेर घर में ये बात उठे बिना ना रहती कि उसकी दुर्गति ठाकुर साहब की ओवल्टीन पीने से हुई थी। और सुनील सहमति में सिर हिलाता हुआ बोला,
उस ओवल्टीन का डिब्बा ठाकुर साहब के कमरे से बड़े रहस्यपूर्ण ढंग से गायब हो गया था। कृष्णा की, पंकज बोली, खराब तबीयत का जिक्र तो घर में फिर भी उठा था, लेकिन उसे ओवल्टीन में जहर वाली संभावना से जोड़कर नहीं। तब पुष्पा कहती थी कि उसने कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा। दूसरी राय ये पेश की गई थी कि उसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। तीसरा, बॉबी के सौजन्य से जो सबसे खुराफाती वर्जन सामने आया था कि वो गर्भवती थी। लेकिन कृष्णा अगर चंद घंटे भी और नौकरी में काट जाती तो ये बातें उसके मुंह पर कही जाती। तब और कुछ नहीं तो इस इल्जाम से वो जरूर भड़कती कि उसे गर्भवती बताया जा रहा था, और तब वो जरूर पुकार पुकार कर कहने लगती कि उसकी वो हालत असल में ठाकुर साहब की ओवल्टीन पीने से हुई थी। लेकिन ऐसी नौबत आने से पहले ही नम्रता ने उस पर कंगन की चोरी का इल्जाम लगाकर उसे नौकरी से निकाल दिया। अब ये नम्रता की बदकिस्मती थी कि कृष्णा अपने साथ हुई नाइंसाफी और जुल्म की दुहाई देती अखबार के दफ्तर में पहुंच गई। ये तो उसकी बदकिस्मती थी, प्रभुदयाल बोला, लेकिन उसकी ज्यादा बदकिस्मती ये थी कि कृष्णा शहर के दर्जन भर अखबारों को छोड़कर तुम्हारे अखबार के दफ्तर में पहुंची। उसकी और भी ज्यादा बदकिस्मती ये थी कि कृष्णा ब्लास्ट के दफ्तर में पहुंची तो तुम्हारे से मिली। सुनील बड़े धूर्त भाव से मुस्कुराया और फिर बोला, मालिक हो माई बाप, कुछ भी कह सकते हो, आगे बढ़ो। बहरहाल ये नम्रता के लिए एक एंटी क्लाइमैक्स था कि कृष्णा को नौकरी से निकाल देने भर से उसकी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई थी। कृष्णा का बयान अखबार में छप जाने पर अब पूछताछ के लिए पुलिस भी कृष्णा के पास पहुंच सकती थी, और वो भड़की हुई लड़की ऐसा कुछ और भी कह सकती थी जो कि नम्रता के लिए भारी दुश्वारी का बायस बन सकता था। नतीजतन उसने सक्सेना साहब का नाम इस्तेमाल करते हुए कृष्णा को यह धमकी भरी चिट्ठी लिखी कि अगर वो अपनी मां के साथ हमेशा के लिए राजनगर छोड़कर ना चली गई तो उसकी मां का कत्ल करवा दिया जाएगा और खुद उसे गुंडों से उठवा लिया जाएगा। उस चिट्ठी से वो माँ बेटी इतनी खौफजदा हुई कि वो फौरन शहर छोड़कर चली गई। कमाल है, सक्सेना बोला, जबकि मेरे से उसने ये सलाह की थी कि हमें कृष्णा से मिलकर उसे समझाना चाहिए था। उसने किसी और से भी सलाह की होगी और किसी और से ये सलाह मिली होगी कि कृष्णा को समझाना नहीं धमकाना चाहिए। और किससे? श्याम भैया से। ओह, बहरहाल धमकी वाली तरकीब पूरी तरह से कारामद साबित हुई, लेकिन खीर में मक्खी ये पड़ गई थी कि अपने अज्ञातवास में भी कृष्णा अपने ड्राइवर सुभाष को, जिसे कि वो दिलो जान से चाहती है, फोन किए बिना नहीं रह सकी थी। तो सक्सेना बोला, मेरे ड्राइवर के जरिए तुम कृष्णा तक पहुंचे? हाँ। हैरानी है कि उसने इस बाबत मुझे कुछ न बताया। दो कारणों से नहीं बताया। एक तो कृष्णा की भलाई की खातिर उसे मैंने ऐसा करने से मना किया था। दूसरे, उसे आपसे गिला था कि जब उसने आपको ये बताया था कि नम्रता के कंगन की चोर बॉबी हो सकती थी तो आपने इस बाबत नम्रता से बात तक नहीं की थी। उसे आपसे गिला था कि आपने कृष्णा के सिर से चोरी का इल्जाम हटवाने की कोई कोशिश नहीं की थी। भाई, मौका ही नहीं लगा था इस बाबत नम्रता से बात करने का। आई सी। अब इस बात की गारंटी है कि युद्धवीर का कत्ल नम्रता ने किया था? मुझे गारंटी है, प्रभुदयाल बोला। हालांकि उसके खिलाफ पुख्ता सबूत कोई भी नहीं है। उसकी किसी भी करतूत को हम ओपन एंड शट तरीके से साबित नहीं कर सकते। हम जितनी मर्जी थ्योरियां गढ़ ले, ये साबित नहीं कर सकते कि चंद्रावती की मौत का सामान उसने किया था। ये साबित नहीं कर सकते कि सोमवार रात को ठाकुर साहब अगर गोली से ना मरे होते तो वो ओवल्टीन पीकर मर गए होते, जिसमें नम्रता ने डिजिटेक्स की गोलियां पीसकर डाली हुई थी। कृष्णा का ओवल्टीन की बाबत दावा, उसको मिली धमकी भरी चिट्ठी, कल्पना का बयान, प्रीमियर डिटेक्टिव एजेंसी की रपट, कोई बात उसे निर्विवाद रूप से कातिल साबित करने के लिए काफी नहीं। लेकिन वो यहाँ से कूच करती पकड़ी गई थी। उसके सूटकेस में से बरामद कई लाख रुपए के जेवरात, कई लाख की करेंसी नोट, उसका पासपोर्ट और दुबई का ओपन टिकट ये साबित करता है कि वो यहाँ से नहीं बल्कि इस मुल्क से ही खिसक जाने वाली थी। उस सूटकेस में मौजूद चीजों का उसके पास कोई जवाब नहीं है। उसकी वार्डरोब में से ताजी मरी बॉबी की बरामदी का उसके पास कोई जवाब नहीं है। एक बार हम उससे बॉबी के कत्ल का इकबाल करवा ले, फिर हम उससे उसकी बाकी की करतूतें भी कबूल करवा लेंगे। उसने बॉबी का कत्ल क्यों किया? जरूर वो ऐसा कुछ जान गई थी जो कि नम्रता समझती थी कि उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता था। परसों रात को, सुनील बोला, यानी कि युद्धवीर के कत्ल की रात को बॉबी मेरे साथ थी। मैंने उसे 10:55 पर कोठी के बाहर छोड़ा था। कल्पना का कहना है कि किसी अनजान औरत की टेलीफोन कॉल युद्धवीर के पास ठीक 11 बजे आई थी। बहुत मुमकिन है कि बॉबी ने नम्रता को युद्धवीर को टेलीफोन कॉल करते देखा और सुना था, और उसने अपनी इस जानकारी को कैश करने की कोशिश की थी। उसने, सक्सेना हैरानी से बोला, नम्रता को ब्लैकमेल करने की कोशिश की होगी। ऐसा ही कुछ हुआ मालूम होता है। बहरहाल पुलिस के लिए गुड न्यूज यही है कि बॉबी से निपटने में नम्रता ने उस चतुराई और होशियारी से काम न लिया जिसका प्रदर्शन वो पहले 3 बार कर चुकी थी। बॉबी के मामले में नम्रता का आपा खो बैठना ही पुलिस के लिए वरदान साबित हुआ। वो एक तरह से रंगे हाथों पकड़ी गई।
अब अगर वो युद्धवीर का या पहले चंद्रावती का कत्ल किया होना या ठाकुर साहब के कत्ल का इरादा किया होना नहीं कबूल करती तो भी बॉबी के कत्ल की एवज में तो वो शर्तिया लंबी सजा पाएगी, यानी कि किसी हाल में तो उसका इंसाफ होगा ही होगा। प्रभुदयाल समेत सबने सहमति में सिर हिलाया। अब लाख रुपए का सवाल यह है कि ठाकुर साहब का कत्ल किसने किया? ज्योत्सना जोशी ने। प्रभुदयाल पूरे इत्मीनान से बोला। हैरानी है कि यह बात तुम अब भी कह रहे हो, जबकि यह स्थापित हो चुका है कि ठाकुर साहब अपनी रिवॉल्वर में से चली गोली से नहीं मरे थे। उनकी 38 कैलिबर की रिवॉल्वर से चली गोली तो वो ऊपर, सुनील ने छत की तरफ इशारा किया, टंगे झाड़ फानुस की लकड़ी की बेस प्लेट में पेबस पाई गई है। उसमें जरूर तुम्हारी या तुम्हारे इस शागिर्द की। प्रभुदयाल ने अर्जुन की तरफ हाथ फैलाया। कोई शरारत है? क्या शरारत है? है कोई शरारत? ये गोली पहले यहां नहीं थी तो हमें क्यों नहीं दिखाई दी थी? क्योंकि छत 14 फुट ऊंची है और लकड़ी की प्लेट में धसी गोली नीचे फर्श पर खड़े खड़े नहीं दिखाई देती। फानुस न जल रहा हो तो उसी की ओट की वजह से उसकी बेस प्लेट अंधेरे में ही हो जाती है। अभी भी निगाह उठाकर देखो और फैसला करो कि क्या तुम्हें यहां से बेस प्लेट में बना गोली का छेद दिखाई दे रहा है। सबकी निगाहें छत की ओर उठ गई। अर्जुन को कैसे दिखाई दे गया? प्रभुदयाल बोला। मुझे भी नहीं दिखाई दिया था। अर्जुन बोला। फिर तुमने गोली कैसे तलाश कर ली? क्योंकि मैं गोली की तलाश करने यहाँ आया था, मेटल डिटेक्टर की सहायता से। क्यों, तुम्हें सपना आया था कि यहाँ कहीं गोली धसी हुई थी? मुझे सपना आया था, सुनील बोला। इसने सिर्फ मेरे सपने को साकार किया था। क्या मतलब है तुम्हारा? प्रभु, क्या यह सच नहीं है कि जो 150 गोलियां तुम लोगों ने बाहर कंपाउंड से बटोरी थी, उनमें से एक गोली, सिर्फ एक गोली 44 कैलिबर की भी थी और वही घातक गोली थी? तुम्हें कैसे मालूम? है मालूम किसी तरह से। उस बाबत हम बाद में सिर धुन लेंगे। अभी तो तुम मुझे ये बताओ कि यह बात सच है या नहीं। सच है तो क्या हुआ? तो पहले तो यही स्थापित हुआ कि ठाकुर साहब अपनी रिवॉल्वर से चली गोली से नहीं मरे थे। उन पर किसी और ने 44 कैलिबर की रिवॉल्वर से गोली चलाई थी और वो कोई और ज्योत्सना जोशी नहीं थी। हॉस्टल में रहती एक कामकाजी लड़की 44 कैलिबर की रिवॉल्वर, कैसी भी रिवॉल्वर, भला कहां से मुहैया कर सकती थी? अभी तक तो तुम्हारा ये कहना था कि उसने ठाकुर साहब की रिवॉल्वर को किसी तरह से हथिया कर उसे उन पर चला दिया था, लेकिन ठाकुर साहब की रिवॉल्वर से चली गोली से तो कत्ल हुआ नहीं। ठाकुर साहब के गले में गोली के दाखिले से बना छेद 38 कैलिबर की गोली के नाप का था। अगर उन्हें 44 कैलिबर की गोली लगी होती तो वो छेद कदरन बड़ा होता, क्योंकि 44 कैलिबर की गोली व्यास में कदरन बड़ी होती है। इसका जवाब मेरे पास है, लेकिन मुझे अफसोस है कि वो जवाब मुझे एक तुम्हारे जैसे काबिल और ज्ञानी पुलिस ऑफिसर को देना पड़ रहा है। लिफाफेबाजी छोड़ो तो सुनो, गोली के जिस्म में दाखिले पर जो छेद बनता है वो गोली के कैलिबर से हमेशा छोटा होता है। इसलिए छोटा होता है क्योंकि जीवित प्राणी की खाल में लचक होती है। उस लचक की वजह से गोली के जिस्म में दाखिले के वक्त खाल गोली के छेद के साथ साथ भीतर को खिंच जाती है। इसी वजह से 44 कैलिबर की गोली से ठाकुर साहब के गले में बना छेद तुम्हें कदरन छोटा 38 कैलिबर की गोली से बना लग रहा था। और कृपा निधान, ये राय मेरी नहीं, हिंदुस्तान के टॉप के बैलिस्टिक एक्सपर्ट की है, जिससे कि तुमने मशवरा किया है, जिसकी कि इस विषय पर आधारित मैंने हाल ही में एक किताब पढ़ी है। प्रभुदयाल खामोश हो गया। अगर कत्ल ज्योत्सना ने नहीं किया, फिर वो बोला, तो किसने किया? जवाब जरा सोच के देना, क्योंकि मेरे ऊपर तुम्हारी ये सुनीलियन पुड़िया नहीं चलने वाली कि नम्रता ही किसी तरह से शादी से चुपचाप यहाँ लौटी थी और उसने इसलिए ठाकुर साहब की गोली मारकर हत्या की थी क्योंकि उसे इल्म हो गया था कि वो उस रात ओवल्टीन पीने के मूड में नहीं थे। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। मेरे ऐसा कहने से ठाकुर साहब के उस खास मेहमान के रहस्य पर से पर्दा नहीं उठता जिसे उन्होंने उस रात रिसीव किया था और जिसकी आमद की वजह से उन्होंने सक्सेना साहब से अपनी अपॉइंटमेंट कैंसिल की थी। तो मैं 2.5 मिनट में ठाकुर साहब के कत्ल के रहस्य का पुलंदा बांध के दिखा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे अपने एक सवाल का जवाब मिलना जरूरी है और उस सवाल का जवाब सिर्फ तुम्हारे पास है। कौन सा सवाल? कुत्ता कहाँ है? प्रभुदयाल ने असहाय भाव से गर्दन हिलाई और फिर बोला, कुत्ते के पीछे क्यों पड़ा है मेरे भाई? कल तुमने मेरी कुत्ते से मुलाकात कराने का वादा किया था। हाँ, उसके गले लग के मिल देने का भी वादा किया था। कम से कम हाथ तो मिलवाई दो। तुम क्यों कुत्ते को? सुनो, वो कुत्ता तुम्हारा नहीं, वो कुत्ता है कोई मटेरियल विटनेस नहीं, वो कुत्ता ठाकुर साहब का था। ये, सुनील ने पंकज की तरफ इशारा किया, ठाकुर साहब की इकलौती वारिस है। अगर ये तुमसे कुत्ता लौटाने की मांग करे तो तुम इनकार कर सकोगे? प्रभुदयाल खामोश रहा। तुम मुझे कुत्ता दो, सुनील नाटकीय स्वर में बोला, मैं तुम्हें कातिल दूंगा। बकवास, ये तुम्हारा कोई सुनीलियन स्टंट है और तुम कुत्ते से मेरी मुलाकात सिर्फ इसलिए लटकाना चाहते हो क्योंकि तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा कि कुत्ते से मुझे क्या हासिल होगा। लेकिन कुत्ते का अता पता कोई बहुत बड़ा सीक्रेट नहीं है पुलिस का। अच्छा हाँ, सबूत के तौर पर कुत्ते का पता तुम्हें मैं बताता हूँ।
तुम सिर्फ तस्दीक कर दो कि कुत्ता वहां है या नहीं। बोलो, कहाँ है कुत्ता? बीच रोड पर भानु प्रताप सिंह की कोठी पर। प्रभुदयाल के चेहरे पर हैरानी के भाव आए। वो क्वेश्चन सुनील को यूं घूरता रहा जैसे वो कोई अजूबा हो, और फिर बोला, ठीक है, मंगवाता हूं कुत्ता। लेकिन कुत्ता ना आया। कुत्ते की जगह सब इंस्पेक्टर बंसल के साथ एक कोई 45 साल की अधपके बालों वाली कृष्णकाय महिला वहां पहुंची। आप? उसे देखते ही प्रभुदयाल सकपकाया सा बोला, मोती को हमारे एक रिश्तेदार शहर से बाहर ले गए हैं। महिला बोली, तुम्हारा सब इंस्पेक्टर मान नहीं रहा था, इसलिए मुझे आना पड़ा। ओह, क्यों चाहिए आपको मोती? मुझे नहीं चाहिए। यहाँ एक खर दिमाग बैठा है जो कुत्ते से मिलने को मरा जा रहा है। अगर, सुनील तत्काल बोला, ये चंद्रिका ठाकुर है तो अब नहीं मरा जा रहा। चंद्रिका ठाकुर? सक्सेना के मुंह से निकला। आंटी? पंकज बोली। महिला मुस्कुराती हुई पंकज की बगल में एक कुर्सी पर बैठ गई। उसने स्नेह सिक्त भाव से पंकज के सिर पर हाथ फेरा। आप चंद्रिका ठाकुर हैं? सुनील बोला। हाँ, उत्तर मिला। मोती आपके पास है? था। मूल रूप से वो आप ही का कुत्ता है? हाँ, 10 साल पहले जब मैं विश्व भ्रमण के लिए निकली थी तो मोती को मैं नरोत्तम के पास छोड़ के गई थी। मेरी मोती से बहुत मोहब्बत थी, आज भी है। मोती तो मुझे देखकर खुशी से पागल हो गया था, इसलिए मैंने इंस्पेक्टर साहब से दरख्वास्त की थी कि मोती मुझे सौंप दिया जाए। आपकी याददाश्त कैसे लौट आई? वो एक लंबी कहानी है, बस ये समझ लो कि सजा के तौर पर चली गई थी, इनाम के तौर पर लौट आई। सब प्रभु की माया है। आपको अपनी सारी पिछली जिंदगी याद आ गई है? सारी नहीं, लेकिन उम्मीद है धीरे धीरे सब याद आ जाएगा। पुलिस आप तक कैसे पहुंची थी? पुलिस मेरे तक नहीं पहुंची थी, मैं पुलिस तक पहुंची थी, मोती की खातिर। मैं ना भी पहुंचती तो पुलिस ने मेरे तक पहुंच ही जाना था, भानु प्रताप सिंह जी की वजह से, जो कि बहुत मकबूल हस्ती है। आखिर तुम भी तो पहुंचे ही थे। आपको खबर है? हाँ, आज शाम जब तुम और तुम्हारा दोस्त भानु प्रताप सिंह जी की कोठी के बरामदे में खड़े उनसे बातें कर रहे थे तो मैं दरवाजे के पीछे ही तो मौजूद थी। आई सी। चंद्रिका जी, दरअसल मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या मोती का कोई पंजा जख्मी था? क्या उसका कोई नाखून टूटा हुआ था? नहीं तो। उसके किसी पांव से खून नहीं बह रहा था? नहीं। या वो लंगड़ा के चल रहा हो, खासतौर से अगली टांगों में से किसी से? मेरा मतलब है कि शायद खून बहना बंद हो चुका हो लेकिन जख्म बरकरार हो। ऐसी कोई बात नहीं। क्या ये सच नहीं कि जैसे मैंने आपके मददगार भानु प्रताप सिंह जी को तलाश कर लिया था, वैसे ही ठाकुर साहब ने मेरे से कहीं जल्दी, क्योंकि उन्हें एक कुशल प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी की मदद हासिल थी, भानु प्रताप सिंह जी को और उनके जरिए आपको तलाश कर लिया था? सच है। मुलाकात कैसे मुकर्रर हुई थी? टेलीफोन के जरिए। सोमवार शाम 5 बजे के करीब नरोत्तम ने भानु प्रताप सिंह जी को यहाँ मुझे फोन किया था, लेकिन तब मैं उनके साथ मानसिक विकारों के एक विशेषज्ञ डॉक्टर से मिलने उसके क्लिनिक पर गई हुई थी। तब नरोत्तम ने मेरे लिए मैसेज छोड़ा था कि मैं तत्काल उससे संपर्क करूं। 6:30 बजे मैंने उसे यहाँ फोन किया तो वो अगले रोज दिन में किसी वक्त मुलाकात की बात करने लगा, लेकिन मैंने फौरन मुलाकात की जिद की। तब उसने खुद ही कहा कि उसकी 9 बजे किसी से अपॉइंटमेंट फिक्स थी, लेकिन वो उसे कैंसिल कर सकता था। सक्सेना साहब, सुनील वकील की तरफ घूमा। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों ठाकुर साहब ने आपसे इतनी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट एकाएक कैंसिल कर दी थी। सक्सेना ने सहमति में सिर हिलाया। तो सुनील फिर चंद्रिका से संबोधित हुआ। सोमवार रात को 9 बजे इस स्टडी में ठाकुर साहब से आपकी मुलाकात मुकर्रर थी। उन्होंने आपको यह भी बताया था कि आपकी आमद के वक्त ड्योढ़ी वाला दरवाजा खुला होगा, इसलिए आपको दरवाजा खटखटाने की या घंटी बजाने की जरूरत नहीं थी। हाँ, चंद्रिका बोली। आप मुलाकात के निर्धारित वक्त पर यहाँ तशरीफ लाई थी? चंद्रिका ने तत्काल उत्तर ना दिया। उसने अपने श्रोताओं पर निगाह डाली। प्रभुदयाल, जो सुनील के हर सवाल पर उसे टोकने को होता था, अब व्यग्रता की प्रतिमूर्ति बना होंठ भींचे अपलक चंद्रिका को देखता अपनी कुर्सी के सिरे पर तना बैठा था। वही हाल बाकी सब जनों का, विशेष रूप से सक्सेना और पंकज का भी था। हाँ, चंद्रिका बोली। प्रभुदयाल के मुंह से गहरी सांस निकली। उसकी तनी हुई रीढ़ की हड्डी ढीली पड़ी। तो वो बोला, सोमवार रात की ठाकुर साहब की खास मेहमान आप थी। खास या आम मुझे पता नहीं, चंद्रिका बोली। मुझे ये पता है कि सोमवार रात को 9 बजे मैं यहाँ नरोत्तम से मिलने आई थी। आप ड्रिंक करती हैं? सुनील बोला। स्मोक करती हैं? हाँ, मैं सारी दुनिया घूमी हूँ। यूरोप, अमेरिका में ये रस्म रिवाज आम है। वहाँ लेडीज के स्मोक करने पर, ड्रिंक करने पर नाक नहीं चढ़ाया जाता। सोसाइटी के ये तौर तरीके मैंने परदेश में ही सीखे थे। अब तो क्या देश क्या परदेश, सभी जगह के यही तौर तरीके हैं। तो आप थी वो मेहमान जिसके साथ सोमवार रात को ठाकुर साहब ने जाम से जाम टकराया था? हाँ, अलबत्ता सिगरेट सिर्फ मैंने पिए थे। नरोत्तम कहता था कि ड्रिंक तो वो कभी कभार कर लेता था,
लेकिन दमे की शिकायत की वजह से और कार्डियक कंडीशन होने की वजह से सिगरेट की उसे सख्त पाबंदी थी। इसलिए मेरे को सिगरेट पेश करने के बाद उसने वो सामने खिड़की खोल दी थी ताकि धुआं यहाँ जमा ना हो। ये सिगरेट ड्रिंक वगैरह की पेशकश ठाकुर साहब ने की थी। और कौन करता? मेजबानी करता है ऐसे काम। वो तो ठीक है, लेकिन ड्रिंक? उसे मालूम था मैं ड्रिंक करती थी। मेरे साथ ये हादसा गुजरने से पहले दर्जनों बार हम इकट्ठे ड्रिंक डिनर की पार्टियों में शामिल हो चुके थे। फिर तब नरोत्तम मेरे साथ बहुत ज्यादा ही लल्लो चप्पो वाला व्यवहार कर रहा था। तब मक्खन की तरह पिघला जा रहा था वो। उसी व्यवहार की एक्सटेंशन मुझे ड्रिंक ऑफर करना था, मुझे सिगरेट ऑफर करना था। आई अंडरस्टैंड। अब ये बताइए कि उस मुलाकात का मुद्दा क्या था? वही जो होना चाहिए था। मुझे मरा समझकर नरोत्तम मेरे पिता की विपुल धनराशि का इकलौता स्वामी बन बैठा था। अपना माल मुझे वापस चाहिए था। यही उस मुलाकात का मुद्दा था। यानी कि जितने उत्सुक ठाकुर साहब आपसे मिलने को थे, उतनी ही उत्सुक आप उनसे मिलने को थी। उससे कहीं ज्यादा। उस वक्त मोती वहां कुत्ता घर में सुनील ने कुत्ते के क्लोजेट के बंद दरवाजे की ओर संकेत किया। बंद था? वहां किस लिए? सुना है कि ठाकुर साहब जब भी स्टडी में किसी को रिसीव करते थे तो मोती को कुत्ता घर में बंद कर देते थे, क्योंकि वो बहुत खूंखार कुत्ता था। मेरे लिए वो क्या खूंखार होता? वो तो मेरा ही कुत्ता था। मेरी वजह से नरोत्तम उसे भला क्यों कहीं बंद करता? मोती तो मुझे देखकर मेरे से ऐसे लिपटा था जैसे बरसों के बिछड़े माँ जाए मिलते हैं। बयान नहीं कर सकती कि वो मुझे देखकर कितना खुश हुआ था। ठाकुर साहब से आपके वार्तालाप के दौरान कुत्ता कहाँ था? मेरे पास था, मेरे कदमों में बैठा था, मेरे पांव चाट रहा था। वार्तालाप का क्या नतीजा निकला था? चंद्रिका ने उत्तर ना दिया। क्या यह सच नहीं कि बावजूद ठाकुर साहब के मेहमान नवाजी के, बावजूद उनके मीठे व्यवहार के, वार्तालाप किसी सिरे नहीं लग रहा था? आप अपनी मुकम्मल जायदाद और दौलत वापस चाहती थी। क्यों ना चाहती? मेरा ही तो है सब कुछ। जबकि ठाकुर साहब ऐसा करने को तैयार नहीं थे। वे आपसे कोई ऐसा तहरीरी समझौता करना चाहते थे जिसके तहत कुछ दौलत उनके हिस्से भी लगती। आधी दौलत चाहता था वो। 5,000 रुपए माहवार के गुजारा भत्ते का हकदार नरोत्तम 10 साल मेरी दौलत के दम पर ऐश करता रहा था। जैसे यही कम नहीं था, मैंने उसकी बात मानना कबूल न किया तो वो मुझे धमकाने लगा। कहने लगा वो मेरे से जबरन करारनामा लिखवा सकता था। रिवॉल्वर निकाल के तान दी मेरे ऊपर। तब मोती को यह महसूस हुआ था कि आप खतरे में थी, इसलिए अपने मालिक की, अपने असली मालिक की, आपकी रक्षा करने की नीयत से वो ठाकुर साहब के रिवॉल्वर वाले हाथ पर झपट पड़ा था। उसका एक दांत ठाकुर साहब के रिवॉल्वर वाले हाथ गाउन की आस्तीन में धंस गया था और ठाकुर साहब ने जब छुड़ाने की नीयत से अपना हाथ झटका था तो आस्तीन फट गई थी और कपड़े का एक तिकोना टुकड़ा फटकर नीचे लटकने लगा था। तो रिवॉल्वर से गोली चल गई थी। झटके के हाथ का रुख ऊपर को हो जाने की वजह से, जो कि ऊपर छत से लटके झाड़ फानूस की लकड़ी के बेस प्लेट में जा धंसी थी। तब आप आतंकित हो उठी थी। तब आपको एहसास हुआ था कि एक बार तो मोती ने आपको बचा लिया था, लेकिन अगली बार ठाकुर साहब आपको भी शूट कर सकते थे और कुत्ते को भी शूट कर सकते थे। नतीजतन आपने अपने हैंडबैग से, शायद इसी हैंडबैग से जो इस वक्त भी आपके पास है, अपनी 44 कैलिबर की रिवॉल्वर निकाली और आपने ठाकुर साहब पर गोली चला दी। सेल्फ डिफेंस के लिए, चंद्रिका कंपित स्वर में बोली। आत्मरक्षा के लिए, वरना वो मुझे मार देता। शायद ठाकुर साहब का इरादा आपको सिर्फ धमकाने का था। मुझे क्या मालूम था नरोत्तम के दिल में क्या था? वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन हाथ में थमी और मेरी और तनी रिवॉल्वर मुझे दिखाई दे रही थी। जो एक गोली चली थी वो बावजूद कुत्ते के एक्शन के छत में जा लगने की जगह मेरा माथा भी तो फोड़ सकती थी, मेरी छाती में भी तो धंस सकती थी। आप ठीक कह रही हैं। कोई शक नहीं कि आपने गोली सेल्फ डिफेंस में चलाई। आपका जिंदा निकल आना ठाकुर साहब के लिए मुसीबत बन सकता था, लेकिन ठाकुर साहब के जीने या मरने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता था। यही अपने आप में सबूत है कि ठाकुर साहब का कत्ल करने की नीयत से आपने उन पर गोली नहीं चलाई थी। उसने सहमति में सिर हिलाया। प्रभु, सुनील प्रभुदयाल की ओर घुमा। उम्मीद है कि अब तुम समझ गए होगे कि मैं कुत्ता कुत्ता क्यों भज रहा था। मैं ये देखना चाहता था कि मोती का कोई पंजा जख्मी था या नहीं, उसका कोई नाखून टूटा हुआ था या नहीं। लेकिन प्रभुदयाल बोला, कुत्ता घर के दरवाजे के भीतर की तरफ लगी खून की लकीरें, वो कुत्ते के खून से नहीं बनी थी, वो ठाकुर साहब के खून से बनी थी, जिसमें कि कुत्ते के अगले पंजे डूब गए थे। यानी कि पुलिस की यह थ्योरी गलत थी कि यहाँ ठाकुर साहब के खास मेहमान के आगमन के वक्त कुत्ता, जैसा कि हमेशा होता था, कुत्ता घर में बंद था। तो उसको एहसास हुआ था कि बाहर ठाकुर साहब के सिर पर खतरा मंडरा रहा था, तो उसने दरवाजे को झंझोड़ कर अपने पंजे जख्मी कर लिए थे, अपने नाखून तोड़ लिए थे। हकीकत में चंद्रिका जी के आगमन के वक्त कुत्ता भीतर बंद नहीं था। इसलिए बंद नहीं था क्योंकि चंद्रिका जी उसकी असली मालकिन थी और इनके लिए कुत्ते को भीतर बंद करके रखना जरूरी नहीं था। यहाँ जो कुछ भी हुआ था कुत्ते की हर्षण मौजूदगी में हुआ था।
ठाकुर साहब के धराशायी हो जाने के बाद इन्होंने कुत्ते को जरूर वापस कुत्ता घर में इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि कुत्ते का कुत्ता घर में बंद ना पाया जाना ही अपने आप में सबूत होता कि कत्ल किसी ऐसे शख्स ने किया था, कुत्ता जिसका ठाकुर साहब से भी ज्यादा वफादार था। ऐसा शख्स कौन था? चंद्रिका ठाकुर। तभी तो तुमने कुत्ता इन्हें सौंपा। जैसा खूंखार वो कुत्ता था, ज्योत्सना जोशी जैसा कोई गैर शख्स तो ठाकुर साहब की मौत के बाद उसे कुत्ता घर में बंद कर ही नहीं सकता था। वो ऐसी कोई कोशिश भी करता तो कुत्ता उसे फाड़ के रख देता। तुमने कुत्ता घर के दरवाजे पर खून की लकीरें तो देखी, लेकिन कुत्ते के पांव ना देखे जो कि जख्मी नहीं थे। देखते तो तुम भी समझ जाते कि उसके पैरों को खून कहां से लगा था। ये समझ जाते तो ये भी समझ जाते कि कत्ल के वक्त कुत्ता भीतर बंद नहीं था। तब तुम्हारी भी तवज्जो कुत्ते की असली मालकिन की तरफ जरूर जाती। चंद्रिका के अलावा अगर किसी और ने ठाकुर साहब को शूट किया होता तो फिर ठाकुर साहब की लाश के करीब ही कहीं कुत्ते की लाश भी पड़ी होती। इस बार प्रभुदयाल ने पहले से भी लंबी हुंकार भरी। अब तुम ये भी समझ गए होगे कि घर वालों ने शादी से लौटकर जब यहाँ कुत्ता घर का दरवाजा खोला था तो कुत्ता फौरन बगुले की तरह वहां से भाग क्यों खड़ा हुआ था। उस स्वामी भक्त कुत्ते के नथुनों में अभी भी अपनी पुरानी असली मालकिन की गंध समाई हुई थी। आजाद होते ही वो उस गन के पीछे भाग निकला, लेकिन यहाँ से बीच रोड तक का फासला बहुत ज्यादा होने की वजह से चंद्रिका जी के पास पहुंचने के अपने मिशन में वो कामयाब ना हो सका। लिहाजा वो यहाँ वापस लौट आया। और अभी भी? और सुनील हैरानी से बोला। प्रभुदयाल कुछ क्षण सोचता रहा, फिर चंद्रिका की ओर घुमा। आपके पास? वो सख्ती से बोला। रिवॉल्वर कहां से आई? वो भानु प्रताप सिंह जी की थी। चंद्रिका दबे स्वर में बोली। नरोत्तम मुझे मुलाकात के लिए रात को घर बुला रहा था, साथ में ये भी कह रहा था कि घर में किसी ने नहीं होना था और ड्योढ़ी का दरवाजा मेरे लिए खुला होना था। इन बातों को सोचते हुए मैंने सावधानी के तौर पर रिवॉल्वर साथ ले जाने में कोई हर्ज नहीं समझा था, लेकिन तब मुझे सपने में भी ये गुमान नहीं था कि यहाँ मुझे रिवॉल्वर चलानी भी पड़ जानी थी। जो मुलाकात आपको भयभीत कर रही थी, आप उसे इनकार कर सकती थी। मैं भयभीत नहीं थी, आशंकित थी, सिर्फ आशंकित। इसलिए सावधानी बरतने में मैंने कोई हर्ज नहीं समझा था। सानी नहीं आपका सावधानी बरतने में, प्रभुदयाल व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला। जबकि अभी एक हफ्ता पहले तक आप पागल खाने में बंद थी। यहाँ से अपनी मौजूदगी के निशानात यूं मिटाए जैसे कत्ल करके लाश के सिराने मौजूद रहना आपके लिए रोजमर्रा का काम हो। बड़े इत्मीनान से अपने विस्की के ग्लास से, एस्ट्रे वगैरह पर से पहले अपनी उंगलियों के निशान मिटाए और फिर यहाँ से रुखसत हुई। ठीक? बड़ी कठिनाई से चंद्रिका का सिर एक बार सहमति में हिला। उस घड़ी तो आपने जो किया सो किया, लेकिन बाद में भी इस बाबत आप चुप्पी क्यों साधे रही? वो खामोश रही। जानती हैं, इसी कत्ल के इल्जाम में एक बेगुनाह गिरफ्तार है। आपकी खामोशी की वजह से एक बेगुनाह को सजा हो सकती थी, लंबी सजा, उम्र कैद। चंद्रिका का सिर झुक गया। उस नाटकीय रहस्य उद्घाटन के बाद ज्योत्सना जोशी को तुरंत रिहा कर दिया गया। चंद्रिका ठाकुर को उसके इकबालिया बयान के बिना पर गिरफ्तार किया गया, लेकिन भानु प्रताप सिंह के गृह राज्य मंत्री भाई के प्रताप से उसके निजी मुचलके पर लगभग फौरन ही रिहा कर दिया गया। बाद में उसकी सेल्फ डिफेंस वाली प्ली मंजूर हुई और उसे नरोत्तम ठाकुर के कत्ल के इल्जाम से बरी कर दिया गया। कृष्णा और उसकी मां को अगली सुबह ही सुभाष को तारकपुर जाकर वापस ले आया। कृष्णा तत्काल अपनी पुरानी नौकरी पर न केवल बहाल कर दी गई, पंकज ने उसके साथ हुई ज्यादती के लिए खुद उससे क्षमा याचना की। नम्रता के खिलाफ केस जब तक अदालत में पहुंचा तब तक वो हर बात से मुकर गई, लेकिन उसके शातिर वकील की भरपूर कोशिशों के बावजूद कम से कम बॉबी के कत्ल का अदालत ने उसे निर्विवाद रूप से अपराधी करार दिया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। प्रहलाद राय ठाकुर की दौलत के बंटवारे के सिलसिले में जिस सख्ती से चंद्रिका नरोत्तम ठाकुर से पेश आई थी, उसी सख्ती से वो पंकज से पेश न आ सकी। उसने खुशी खुशी पंकज को आधी दौलत की स्वामिनी बनाना कबूल कर लिया। पिता की मौत के 1.5 महीने बाद पंकज ने एक बहुत ही सादे समारोह में अंकुर सेठ से शादी कर ली। उसी रोज उसी मंडप में सुभाष और कृष्णा की भी शादी संपन्न हुई। सबसे दुरूह काम उस गबन केस को दोबारा खुलवाना सिद्ध हुआ, जिसकी वजह से ज्योत्सना का पिता विश्वनाथ जोशी जेल में बंद था। सुनील ने ब्लास्ट के माध्यम से विश्वनाथ जोशी की निर्दोषिता को और कंसल दंपति की करतूतों को बहुत प्रचारित किया, लेकिन अदालत में निर्विवाद रूप से यह साबित न किया जा सका कि दीनानाथ चौहान वाली चिट्ठी नरोत्तम ठाकुर की स्टडी से कल्पना कंसल ने चुराई थी। अदालत में कंसल के खिलाफ गबन का मुकदमा तो न ठहर सका, लेकिन अदालत ने विश्वनाथ जोशी को संदेह लाभ देकर बरी कर दिया और यूं वो अपनी बाकी सजा काटने से बच गया। उसकी ट्रेजेडी से चंद्रिका ठाकुर तो ऐसी पसीजी कि उसकी सिफारिश पर भानु प्रताप सिंह ने अपने ऑफिस में उसे अच्छी तनख्वाह पर रख लिया। जहाँ काम करते विश्वनाथ जोशी ने साबित करके दिखाया कि वो ईमानदार कर्मचारी ही नहीं, अति दक्ष, अति कार्यकुशल लेखाधिकारी भी था। भूषण कंसल को अपनी करतूत की कोई सजा न मिल पाई। उससे ज्यादा अफसोस की बात सुनील को ये लगी कि अदालत से बरी हो जाने की वजह से उससे 25 लाख रुपए की गबन की रकम भी ना वसूली जा सकी।
बहरहाल आखिरकार केस के हर रहस्य से पर्दा उठा था, सिवाय एक रहस्य से। जब कल्पना कंसल की सूरत में चोर सच में था, तो नरोत्तम ठाकुर को ही क्यों नहीं सूझा था ये चेक कराना कि दीनानाथ चौहान वाली चिट्ठी महफूज थी या नहीं। वो चेक करता तो उसे यही मालूम होता कि चिट्ठी गायब थी, क्योंकि उसे रविवार शाम को कल्पना यकीनी तौर पर चोरी करके ले जा चुकी थी। तब क्या वो अगले रोज चिट्ठी देखने के लिए ज्योत्सना जोशी को अपनी कोठी पर आने को कहता? जो चिट्ठी पहले ही चोरी जा चुकी थी, उसे वो ज्योत्सना को कैसे दिखा सकता था? ज्योत्सना को चिट्ठी दिखाने की बात उसने उसे भरमाने के लिए झूठ कही हो सकती थी, लेकिन ये नहीं हो सकता था कि एक रोज पहले चिट्ठी घर से गायब हो जाने की खबर लगने पर उसने कोराम ना खड़ा कर दिया होता। तब शायद बॉबी भी कल्पना की घर में आमद और उससे हासिल 1000 रुपए की रिश्वत की बाबत चुप न रह पाती। सुनील की निगाह में इस गुत्थी के दो हल मुमकिन थे। या तो जो चिट्ठी पर काबिज नरोत्तम ठाकुर उस बाबत निश्चिंत था, और या फिर उस चिट्ठी के अस्तित्व को साबित करने का उसके पास कोई जरिया था, जो तभी उजागर होता जब वो जिंदा रहता और पूर्व निर्धारित प्रोग्राम के मुताबिक ज्योत्सना से उसकी भेंट हो पाती। समाप्त। तो दोस्तों, ये था गोली और जहर नॉवल का आखिरी भाग। ये भाग आपको कैसा लगा, प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूं। तो दोस्तों, मैं मिलता हूं अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।